हेलो, वेलकम टू सेकंड ईयर। सो फाइनली अब आप लोग इतना नॉट बोरिंग सा बट नॉन टेक्निकल सा फर्स्ट ईयर पार करके अब आप फाइनली पहुंच चुके हैं सेकंड ईयर। सो सेकंड ईयर में आपके काफ़ी सारे थॉट्स होते हैं, जो थॉट्स आपको लगता है कि नाउ इट्स टाइम कि वो थॉट्स अब जागे। द थॉट्स कि अब मेरे को नौकरी पानी है, थॉट्स अब मेरे को कुछ टेक्निकल पढ़ना है, थॉट्स कि अब मैं कुछ क्रिएट कर दूँगा। और फिर इन थॉट्स की में जब तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है, बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है कि बीटेक APTU इस मैच कैसे नहीं लगता है कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे चाहिए नौकरी। एंड ये लोग वापस से वही टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीज़ें मतलब पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लोगों की उम्मीद होती है कि सेकेंड ईयर में आएंगे तो वी विल स्टार्ट समथिंग डूइंग क्रिएटिंग एप्लीकेशंस, स्टार्ट डूइंग सम कोडिंग, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। लेकिन बीटेक ऐसा कुछ ऑफर नहीं कर सकता। बीटेक अब कोई ऐसा टेक्निकल कोडिंग वाला प्रैक्टिस अभी के लिए तो नहीं ऑफर कर रहा है इन करेंटली दिस सेमेस्टर। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई ये तो दिक्कत है। तो यहाँ से काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग थॉट प्रोसेस आते हैं जो पढ़ाई शुरू करने से पहले ही क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो बिफोर मैं पढ़ाना भी शुरू करूँ, मुझे वो पॉइंट्स पहले पिकअप करने थे जिससे कि मैं एक बार उन पर चर्चा कर सकूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जिसके लिए सब कुछ हम लोग पूरी जर्नी ही तय करते हैं, ये द जॉब। नॉट फॉर फ्यू पर्सन दे विल लाइक कि नहीं मेरे को जॉब में आप पर्सनल वो नहीं है, मेरा और भी चीज़ें है कि पर्टिकुलर बस मेरे को जॉब भी नहीं करनी, मेरा पैशन भी चाहिए। तो हाँ भाई, तुम्हारा पैशन भी, तो इस पैशन और जॉब में लोगों को क्या होता है, अल्टीमेटली चाहिए होता है कि मुझे चाहिए टेक्निकल नॉलेज। तो यहाँ पे लोग टेक्निकल नॉलेज की जो डेफिनेशन होती है आप लोगों की, वो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। आई एम नॉट कम्प्लीटली अप्लीकेबल कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि हाँ भाई ये ऐसे होता है वैसे होता है। नहीं, मैंने खुद अभी ऐसा नहीं है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं आपको एग्जैक्टली अंदर की नॉलेज दे सकूँ। लेकिन हाँ, जो टीचर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो नॉलेज दे सकते हैं, मैंने उन लोगों से सुना है कि भाई देखो, दो तरीके की जॉब्स आप ले सकते हो। पहली एक सिस्टम डेवलपर की और दूसरी एक एप्लीकेशन डेवलपर की। तो आजकल होता क्या है, सिस्टम डेवलपर की जॉब्स which are meant for beta guys and guys who have the core knowledge, and application level की जॉब जो लोग एक BC लेवल पे खड़े होकर ले रहे थे, मतलब हैविंग सम abstract knowledge, हैविंग जस्ट इतनी नॉलेज कि आप कुछ बना ले जाओ। ठीक है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है, ही हम लोग की टेक्निकल नॉलेज है। एंड बाकी जो उसकी चीज़ें होती हैं, मेन सिस्टम प्रोग्रामिंग की चीज़ें, इट्स नॉट प्रोग्रामिंग, इट्स नॉट एनीथिंग। मतलब उनको लगने लगता है कि एक थ्योरी है। तो आप लोगों को ये परसेप्शन बहुत पहले दिमाग से निकालना पड़ेगा कि आपको ये जो अभी इनिशियल के ईयर्स है, ये जो आपको अभी का कोर्स है, इवन थ्रू आउट द बीटेक कोर्स आपको कुछ कोर्सेस मिल सकते हैं, जावा, पाइथन और ये सब, जो आपको कोडिंग भी सिखा रहे होंगे और उस तरफ भी ले जाएगा। लेकिन देयर विल बी मैनी कोर्सेस लाइक TOC, डबल, OS एंड दिस वेरी ओन COA। ये सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, हम लोग को लगता है बहुत नॉन टेक्निकल होते हैं, तो ये नॉन टेक्निकल नहीं। पॉइंट इज दिस कि ये सारी चीज़ें आपको बेस सिखा रहे होते हैं, जहाँ पे खड़े होकर के आप एक एप्लीकेशन डेवलपर की जगह पे, एप्लीकेशन प्रोग्रामर की जगह पे एक सॉफ्टवेयर मतलब एक सिस्टम डेवलपर बन सकते हो, एक सिस्टम प्रोग्रामर बन सकते हो। एंड दैट्स द पॉइंट वेयर बीटेक के स्टूडेंट और BC के स्टूडेंट में इतनी बड़ी जॉब गैप आती है। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीवन, ठीक है, सब लोग अपने लड़का, हर कोई अपने काम की चीज़ पढ़ता है। BC का कोर्स अपने लिए अच्छा है, हम लोगों को अच्छा। लेकिन आप बीटेक का कोर्स करते हुए अगर ये कह रहे हो कि नहीं मुझे सिर्फ एप्लीकेशन पे ध्यान देना है, मुझे कोडिंग करनी है, ब्रो यू आर मिसिंग द फर्स्ट ऑफ बीटेक, मीन्स द एक्सप्लोरिंग थिंग्स, द डीप नॉलेज, यू आर मिसिंग दैट। तो वो मत करना, ठीक है, पहला समझता हूँ। दूसरा, लोगों के अंदर क्या होता है, ये डाउट लोगों के अंदर होता नहीं, पहले से नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग एनी वन ऑफ यू आर लेजी एंड एनी वन ऑफ यू आर कम्प्लीटली बाय नेचर कि आप लोगों को नहीं पढ़ना पसंद है। होता क्या है, हम लोग को फर्स्ट ईयर एक ट्यूबर सिखा देता है और कुछ सीनियर सिखा देते हैं, कुछ आपका आसपास का करिकुलम सिखा देता है, कुछ टीचर सिखा देते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों को सिखा देती है कि बीटेक के पेपर्स खासकर कि एक के लास्ट के 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, या अगर तुमने 1 महीना पढ़ लिया तो बहुत ईजी पास किए जाते हैं, या फिर ये मानसिक कि वन शॉट से पास किए जा सकते हैं। तो भाई देखो, पास तो तुम हो जाओगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगी। तुम जब आखिर में सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो ना, तो वो मज़ा नहीं आती जो सब्जेक्ट से आनी चाहिए, तुम उस सब्जेक्ट को फील नहीं कर पा रहे थे। एक पॉइंट दूँ, मतलब इसका बहुत मेरे जो बहुत क्लियर मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में रहती है। आप कोई एक मूवी देख लो, ठीक है, जो एक नॉवल बेस्ड लो, एंड देन आप वो पूरी नॉवल पढ़ लो।
एंड देन उन दोनों लोगों को आपस में मिला के खड़ा करो एंड देन दोनों से कहो कि भाई तुम अपना बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। बहुत अंतर होगा, बहुत अंतर ऐसे जैसे कि जिसने जो नावल पढ़ी है उस शख्स ने उसके साथ इतना टाइम बिताया है तो ही नोज की वो सब चीज़ें उसके कितने दिल में बैठ रही है। एंड जिसने 4 घंटे की मूवी देख कर के वो पूरा क्रिस्प नॉलेज या मेन मेन चीज़ निकाल ले गया है, नहीं भाई उसके अंदर वो नहीं आया। तो अब आप लोग देख लो कि आपको ये जो चीज़ है। एंड हाँ, इसमें थर्ड पॉइंट मेरे ये आ रहा है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को टीचर सब्जेक्ट द सोर्स वी आर गेटिंग अवर इन्फॉर्मेशन वो ऐसा मिल जाता है कि हम लोग को चीज़ें ऐसी लगती है कि भाई अभी तुम एग्जांपल दे रहे हो नॉवल का, फिल्म का नहीं आ रही है, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही ऐसा है। सीओए को लेकर के खास करके आप लोगों का परसेप्शन होता है कि भाई सब्जेक्ट ही बेकार होता है, सब्जेक्ट ही रेप्यूटेशन वाला है, सब्जेक्ट ही बहुत अजीब सा है, कोई उसमें सेंस नहीं बन रहा है, रैंडम टुकड़े टुकड़ी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ ये जो आपके अंदर आता है, ये सब आता है एक ऐसे सोर्स से जहाँ से आपको नहीं पढ़ना रहेगा और आप पढ़ रहे हो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज यू हैव, मीन्स शायद हो सकता है फाइनेंशियल वो चीज़ आपके आउट ऑफ रेंज हो, या फिर हो सकता है कि आपको जो टाइम लिमिटेशन हो वो ना हो। तो सब्जेक्ट्स आर इंटरेस्टिंग अगर आपको टाइम, ठीक है। एक बार समराइज करते हैं तीनों पॉइंट को। पहला पॉइंट कि आपको जॉब से कोई दूर नहीं लेके जा रहा है, दीज आर टेकिंग यू, मतलब ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपको लेके जा रहे हैं सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ। दैट्स द कोर, वो जहाँ पे कोर मतलब जो कोर टीम्स होती हैं अलग अलग की, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, इन सब लोगों को सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा, मैं नहीं कह रहा था एप्लीकेशन की तरफ नहीं जाना था, लेकिन सिस्टम डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लोगों को ज़्यादा वो होता है कि भाई ये कैसे कर सकते हो, मतलब इस चीज़ को कैसे और अच्छा किया जा सकता है, ये जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन लेवल प्रोग्राम है, बिल्कुल नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट जो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी यहाँ पे कि वन शॉट्स इज लाइक अ शॉर्ट मूवी एंड अ फुल इन इवन समटाइम्स नॉट अ शॉर्ट मूवी, इट्स जस्ट अ समरी जो आपको दे दी है। एंड द अनदर थिंग, फुल लेक्चर्स आर लाइक कि आपने उसकी नॉवल पढ़ी है, आपने पूरा उसको उसके साथ रहे हो, आपने उसका टाइम बताया है, ठीक है। तो अब आप देख लो कि आपको रिस्पॉन्स दिखता है। थर्ड पॉइंट कि आप ऐसे टीचर्स समझो, ऐसे टीचर्स को पकड़ो जो टीचर्स या फिर ऐसी जगहों से पढ़ो, ऐसे रिसोर्स से पढ़ो जो उस सब्जेक्ट को बोरिंग ना बना दे, ठीक है। वेल अभी के लिए मैं भी आप लोगों को बोरिंग कर रहा हूँ, तो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द सब्जेक्ट एंड द वेरी ओन सीओ। बाय द वे हम लोगों को कुछ बातें करनी है, वो बातें हम लोग लेक्चर के बीच में, लेक्चर के एंड में करे थे अबाउट हाउ थिंग्स आर, आई एम प्लानिंग हाउ थिंग्स कि कैसे वर्क करे कैसे ना वर्क करे, दैट विल डिस्कस लेटर। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बातें तो बहुत हो गई, ज्ञान तो बहुत हो गया, पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत मजे लेना शुरू करते हैं हम लोग। एक बात बताओ, मान लो हम लोगों को कोडिंग करनी है, हम लोगों को कोडिंग करनी है, एप्लीकेशन बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं कंप्यूटर पे, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है? कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। एंड कंप्यूटर होना चाहिए के लिए आपको कंप्यूटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीओए, इफ अगर मैं बहुत अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात करूँ तो सीओए इज कम्प्लीट अबाउट कि आप वो कंप्यूटर बना कैसे रहे हो, नॉट ऑन एनी अब्स्ट्रैक्ट लेवल टू, रियली इट्स अबाउट कि आप कंप्यूटर बना कैसे रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है? कंप्यूटर बनाना है। क्या करना है? कंप्यूटर। मेरी राइटिंग पर ज़्यादा मत जाना, बहुत बेकार राइटिंग है, आई नो। तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है? एक कंप्यूटर बनाना है, डेट्स ऑल अबाउट कि सीओए में करना क्या होता है, एक कंप्यूटर बनाना होता है, ठीक है। अब आपने मान लो सोच भी लिया कि आपको कंप्यूटर बनाना है, तो जब आप सोचते हो कि कोई काम बनाना है, कोई काम करना है, तो आप क्या करते हो? जैसे कि मान लो अगर आपने सोचा कि आपको एक एक्चुअली में कोई हट टाइप की बनानी है, कोई भी चीज़ बनानी है, अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करते थे? पहले आप पहले उसे मन में विजुलाइज करते थे, पहले मन में सोचते थे, या आपकी बात छोड़ो, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो अगर कोई कार बना रही होगी तो क्या करेगी? सबसे पहले पार्ट असेंबल करना शुरू कर देगी, या पहले वो ऊपर से देखेगी कि हाँ जो चीज़ मुझे बनानी है वो चीज़ हम बनाएंगे कैसे, उस चीज़ को हमें मतलब कौन कौन से फीचर्स चाहिए, अगर गाड़ी है तो उसमें 4 पहिए होने चाहिए, उसमें किस तरीके का मेरे को, कितनी उसकी स्पीड चाहिए उस गाड़ी में हमको, और कौन कौन से फीचर चाहिए, कौन कौन से फीचर नहीं डालने हमको, उसको सनरूफ डालनी है कि नहीं डालनी है, हमें उसमें
एक नहीं जैसे फिल्म में दिखाते हैं कि ऐसे टैप करो तो बूस्ट होएगी, उसमें नाइट्रो लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ये सब जो आपका पहले सबसे पहला काम क्या हुआ कि आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो। क्या करते हो आप सबसे पहला काम क्या करते हो, पहला स्टेप हो गया कि आप एक बनाते हो ब्लूप्रिंट। एंड ब्लूप्रिंट में भी आप क्या बना रहे होते हो कि एक्चुअली में आप उसमें कौन से फीचर्स रखना चाहते हो। ब्लूप्रिंट में आप क्या बना रहे होते हो कि आप उसमें कौन से फीचर्स रखना चाहते हो अपने उसमें, अपने मशीन में, अपने उस पर्टिकुलर कार में, या आपका जो कोई भी प्रोजेक्ट है आप उसमें कौन कौन से फीचर्स रखना चाहते हो। यही करते हैं ना, कोई और काम तो नहीं करते। ठीक है, तो ये जो ब्लूप्रिंट वाला पोर्शन होता है कि आपने सबसे पहले क्या क्या एक बार फिर से डिसाइड करो। ब्लूप्रिंट पे आपने सबसे पहले क्या किया, डिसाइड किया कि क्या क्या काम कर सकता है, मतलब वो कितने ऑपरेशंस कर सकता है, मतलब वो क्या क्या काम कर सकता है। ऑपरेशन इज अ वेरी टेक्निकल वर्ड, लेट्स फॉरगेट दिस टेक्निकल वर्ड ऑपरेशन। सीधे बात करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ऑपरेशन वर्ड भूल जाते हैं, सीधे बात करते हैं कि क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम। तो सबसे पहला आपको ब्लूप्रिंट में आप क्या देखते हो कि वो क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, देन जब आप ये चीज़ देख लेते हो कि क्या क्या काम कर सकता है, देन आप फिर इसके बाद ये डिसाइड करना शुरू करते हो कि ठीक है चलो ये सब हो गया, अब इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, क्या क्या काम में ही एक बहुत बड़ा पोर्शन ये भी आता है कि आप उसमें कौन से पार्ट्स एक्चुअली में लगाना चाहते हो, कौन से पार्ट लगाना ही नहीं चाह रहे होते हो। ठीक, आपको अगर उसमें नाइट्रो का फीचर देना है तो उससे बहुत बड़ा अंतर आएगा ना, कि अगर आपको नाइट्रो का फीचर देना होगा तभी तो आप उसमें कोई ऐसी चीज़ लगाओगे जो आपको नाइट्रो दे सके। अगर आपको फीचर ही नहीं चाहिए होगा तो आप उसमें बेफालतू वो चीज़ लगाने थोड़ा ना पहुंच जाओगे। तो इसके बाद दिन आपको क्या आता है, आप उसके धीमे धीमे करके पार्ट्स ढूंढना शुरू करते हो। क्या करना शुरू करते हो, पार्ट्स ढूंढना शुरू करते हो। देन आप उसके पार्ट्स को ढूंढते हो, आप अपने पार्ट्स डिसाइड करते हो कि मतलब एक ही चीज़ काफ़ी सारी कंपनी में मिल रही होगी, तो आप उनमें से डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी कंपनी का चाहिए। आपको फिर उसमें डिसाइड करते हो कि उसको कैसे अटैच करना है। दो काम है, पहला कि आपने डिसाइड किया कि कौन सी कंपनी का मेरे को चाहिए और ये सब चीज़ें। दूसरा क्या है कि आपने ये डिसाइड किया कि वो कौन से पार्ट्स को कहाँ पे लगाए जिससे कि मेरी मैक्सिमम इफिशिएंसी मिल सके। जैसे काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है, मतलब ये मत कहना कि सर ये बहुत अजीब सा वो है, मान लेते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है कि उनको पीछे भी ये चाहिए होता है कि हम लोग की जो गाड़ी है वो पीछे से भी मुड़ सके। मतलब जब 360 टर्न करना होता है तो उसके लिए आपको पीछे भी एक मोटर टाइप की लगानी पड़ती होगी, ऐसा कुछ मान के चलते हैं। तो अगर मुझे वो पार्ट लगाना है, अगर मेरे को चाहिए कि मेरी गाड़ी 360 टर्न हो, तो मैं एक पीछे एक वो लगा दूंगा। मतलब मैंने ना सिर्फ ये डिसाइड किया कि मोटर लानी है, जो मैंने ऊपर डिसाइड किया था कि हाँ भाई मोटर भी होगी, हमने इस वाले पोर्शन में क्या डिसाइड करा है, मतलब नीचे वाले पोर्शन का डिसाइड किया है कि उसे कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, किस बेसिस पर डिसाइड किया है, इस बेसिस पर डिसाइड किया है कि भाई हमको वो फीचर क्या चाहिए। तो इसके बेसिस पे हमने क्या डिसाइड कर पाया है कि हमको वो जो पार्ट है एक्चुअली में वो पार्ट लगाना कहाँ पे है। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या करते हो, जब आपका ये भी डिसाइड होता है कि पार्ट लगाना कहाँ है, तो फिर आप देखते हो कि ये जो पार्ट है इस पार्ट को किस चीज़ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होएगा कि आप उसे जहाँ से कनेक्ट करोगे आपको वैसा फीचर मिल जाएगा कि आपने वो जो वो लगाया है उसको आप एग्जॉस्ट को पीछे लगाने की जगह पे आगे लगा देते, या फिर कुछ और कर देते, तो फिर उससे आपको अलग फीचर मिलना था। अगर वही एग्जॉस्ट आपने नीचे की तरफ लगा लिया होता तो हो सकता है वो आपकी किसी फिल्मी गाड़ी की तरीके हवा में उड़ने लगी होती। तो पहले चीज़ आपने देखी कि कहाँ लगाना है, दूसरी चीज़ आपने देखी कि उसको कैसे कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है मतलब उसकी वायरिंग कैसे करनी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब मेरे को इतनी कार्स की, तो मैं नहीं समझा सकता। कंप्यूटर में समझा सकते हैं कि कैसे कनेक्ट करने से, कहाँ पे कनेक्ट करने से क्या अंतर आता है। ठीक, लेकिन अभी ऊपर ऊपर से मान लेते हैं कि कनेक्ट करने से क्या अंतर आता है कि अगर आपने वही जो सेम एग्जॉस्ट है उसको बिल्कुल से अपने टैंक के बगल में लगा रखा है तो ज़्यादा एफिशिएंसी मिल जाएगी। ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे कि वो उससे डायरेक्ट वो सक कर पा रहा है, जिस भी चीज़ से वो चल रहा है उसे डायरेक्ट ले पा रहा है। और अगर वही चीज़ आप दूर कहीं पे लगाते हो तो आपको वो चीज़ दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब तक की बात जो है उसको समराइज करते हैं, देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या देखा। ऊपर ऊपर पहला हम लोगों ने देखा
कि अगर आपको कोई भी चीज़ बनानी है, कंप्यूटर बनाने की बात चले, मैंने अभी यहाँ पे बहुत बेसिकली ऊपर ऊपर बनाया था। ऊपर जो कंप्यूटर बनाना लिखा है वो ये है कि हम लोगों को एक्चुअली में कंप्यूटर बनाना है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर कोई चीज़ बनानी है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट डिसाइड करते हैं। एंड ब्लूप्रिंट पे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली में वो हम लोगों का क्या क्या काम करेगा। लोग क्या डिसाइड करते हैं कि वो क्या क्या काम करेगा जो हमारी ये जो पर्टिकुलर मशीन बनने वाली है। देन जब ये हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद उसके पार्ट्स ढूंढना शुरू करते हैं। पार्ट्स ढूंढना तो चलो एक बात है, पार्ट ढूंढने से ज़्यादा बड़ी बात क्या होती है, हम लोग ये देखते हैं कि उन पार्ट्स को कहाँ लगाना है, किस चीज़ के साथ कनेक्ट करना है। और किस चीज़ के साथ कनेक्ट करना में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम लोगों को चाहे तो कहीं पे कनेक्ट कर दे, कोई भी चीज़ है उसको पास लगाओ या दूर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम लोगों की उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है। इतना नॉलेज बहुत है। अब ये जो ब्लूप्रिंट वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर। चलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग की कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एंड पार्ट्स ढूंढना, पार्ट्स को कनेक्ट करना, पार्ट्स कैसे कनेक्ट है वो देखना, मैक्सिमम एफिशिएंसी को ध्यान रखते हुए इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग एक्चुअली पार्ट्स का इंटरकनेक्शन पढ़ रहे होते हैं, पार्ट्स कैसे कनेक्ट है, उनकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे होते हैं। क्या पढ़ रहे होते हैं, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब तो कंप्यूटर में उसमें क्या पढ़ा है, आर्किटेक्चर में कैसे बनाना है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, क्या क्या काम कर पाएगा। एंड उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली में उसको कैसे आप बना पाओगे, एक्चुअली में आप उसे क्या कर पाओगे, ठीक है। तो देन एक एक करके अब इनको पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो उससे एक हम लोग को एक बेसिक नॉलेज हो चुकी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है। तो अब उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे एक समराइज वे में एंड इन रेफरेंस टू कंप्यूटर हम लोग एग्जैक्टली पढ़ने की कोशिश करते हैं। द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, मतलब आपने जब पहले बैठ के आपने कुछ किया नहीं, मान लो आप 4-5 फ्रेंड मिले, आपने कंप्यूटर बनाने की सोची, तो आपने अभी कुछ बनाया नहीं है, आपने सिर्फ अभी पीछे बैठ के ये सोचा है कि हमारा कंप्यूटर कैसा दिख रहा होगा। तो आप थियोरेटिकली जब एक कॉन्सेप्ट देते हो कि हाँ मैं ऐसे 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 कंप्यूटर बनाऊंगा अपना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये है पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट ये हम लोग का डिसाइड करता है कि कंप्यूटर आखिरकार करेगा क्या। क्या डिसाइड करता है, ये हम जो कंप्यूटर बनाने वाले हैं वो करेगा क्या, ठीक। करेगा क्या मतलब कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग देना चाहते हैं, कौन कौन से फीचर्स देना चाह रहे हैं, ठीक। फिर इसमें देखते हैं कि इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, जो मैंने कहा कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, तो उसमें देखते हैं क्या क्या। सबसे पहली चीज़ की इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से प्रोसेसर सपोर्ट करेगा। अब इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय कंप्यूटर वैसे तो इट्स नॉट सो कि बहुत अलग बात हो। तो इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय प्रोसेसर ये होता है कि प्रोसेसर एक्चुअल में कौन से इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर पाएगा। जो वो इंस्ट्रक्शन सपोर्ट नहीं कर पाएगा आप उसको वो इंस्ट्रक्शन रन नहीं कर सकते कंप्यूटर पे। ऐसा हम लोगों ने कोडिंग में ऑलरेडी देख रखा है सी में, कि अगर उसमें प्रिंट एफ देता है तो प्रिंट एफ ही लेगा, आप उसे प्रिंट कहोगे वो नहीं मानेगा, ठीक है। और ऐसे और भी सारी चीज़ें होती हैं कि जो जो इंस्ट्रक्शन वो कहेगा कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं, वही इंस्ट्रक्शन वो सपोर्ट करते हैं। हम लोग नॉर्मल हाई लेवल प्रोग्राम भी अदरवाइज वो नहीं करेंगे। तो कंप्यूटर में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होएगी ये हम लोग बहुत छोटे में ही मतलब पहले ही प्लान कर लेते हैं। और इस चीज़ को जो हम लोग के इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बन के तैयार होता है कि हाँ भाई ये कंप्यूटर्स में हमारे इंस्ट्रक्शंस लागू होंगे, इन सबको एक बार में हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट। देन हम लोगों के कंप्यूटर में आप लोगों को पता होगा कि जो डाटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में इनपुट करते हैं। मतलब आपने समझो कंप्यूटर हम लोग डाटा जो उसमें डाल रहे हैं, नॉर्मली डिजिट्स डाला हम लोग उसमें, कोई भी नंबर डाल रहे हो, कोई भी फोटो डाल दी, आप इतनी सारी चीज़ें आप उसमें डाल रहे हो। तो आप तो जैसे चाहो आप रिकॉर्ड कर दे रहे हो, आपने वीडियो बना दी, आपने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर दी, आपने अपना कोई टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। आपने कहीं पे टिक, कहीं पे क्रॉस लगा दिया, कहीं पे आपने स्क्रीन पे क्लिक किया, नहीं क्लिक किया, ये सब जो जितनी भी तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों का उसको तो कुछ पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये जो डाटा है, एज अ प्रोग्रामर जो कंप्यूटर बना रहा है उसे बताना पड़ेगा ना कि ये सारे जो अलग अलग डाटा है वो हर किसी चीज़ को अलग अलग तरीके से तो नहीं कर सकता कि टेक्स्ट को टेक्स्ट के तरीके ट्रीट करे, इमेज को इमेज के तरीके ट्रीट करे, ऐसे तो कंप्यूटर नहीं वर्क कर सकता। तो इस वजह से हम लोग एक फॉर्मेट डिसाइड कर लेते कि हाँ हमारा जो पूरा पूरा डाटा है वो किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाके कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग के जो इंटीजर्स के लिए हम लोग अलग अलग फॉर्मेट डिसाइड कर लेते हैं, अगर सुना होगा तो IEEE हम लोगों का होता है, और साइन बिट रिप्रेजेंटेशन, और ये सब नहीं सुना तो डोंट वरी। मतलब कुल मिला के हम लोग को जो कुछ भी उसमें डाटा इनपुट कर रहे हैं, जो भी डाटा हम लोग बाहर भेज रहे हैं, तो उन सब के लिए हमको एक वो डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ ये जो चीज़ें हैं उनको किस तरीके से मेरे पास स्टोर होंगी कंप्यूटर, किस तरीके से कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस करेगा। वो कैसे इंटर करेगा वो मैं नहीं कर रहा हूँ, यूजर अपने तरीके से इंटर करेगा, मुझे उससे वो नहीं है, मैं उस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ मेरा कंप्यूटर कैसे उस डाटा को प्रोसेस करेगा, कैसे उसको डाटा को इनपुट होने के बाद ही समझने लगेगा, कैसे वो कन्वर्ट हो चुका होगा वहाँ पे, उस चीज़ को बोलते हैं डाटा फॉर्मेट। ठीक है, समझ में आया? मतलब कुल मिला के कि हम लोगों का कंप्यूटर में हम लोग यूजर पे कोई लिमिटेशन नहीं लगा रहे, खुद पे लिमिटेशन लगा रहे हैं कि हम 4 तरीके की चीज़ें नहीं समझेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई वो लिख रहा हूँ, कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ, तो मैं उसमें ये नहीं कहूँगा कि मेरी जो आंसर शीट है वो हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो। कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। ठीक है, कंप्यूटर कहेगा मेरे को इंग्लिश की चीज़ है तो इंग्लिश में ही चलेगी, हिंदी नहीं समझेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अगला वेयर टू गेट डाटा। अब कंप्यूटर में आपने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लगाई हैं, ये आप बहुत पहले डिसाइड कर लेते हो। बहुत पहले कैसे डिसाइड कर लेते हो कि आप उसमें मेमोरी लगाने का फीचर दोगे ही या नहीं दोगे। आप उसमें कंप्यूटर को बहुत फास्ट करने के लिए उसमें रजिस्टर्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे। ठीक, फिर आप उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ठीक, ये सब जो चीज़ें होती हैं आप पहले से डिसाइड कर देते हो, तो ये आर्किटेक्चर का पार्ट है। हाँ क्लियर कि ये चीज़ आर्किटेक्चर का तो पार्ट है। ठीक, एंड देन अब देखो तुम्हारा जो डाटा है, तुमने कहा फेच करके लाओ, डाटा मेरे को चाहिए, जिस पे प्रोसेस करना है उस पर हमको चाहिए, वो डाटा हमको चाहिए कंप्यूटर के पास से, मेमोरी से निकालना है। ठीक, तो अब तुम उससे मेमोरी में कहाँ कहाँ से निकालने का ऑप्शन दोगे। आप सिर्फ वो मेन मेमोरी से निकाल सकता है या सिर्फ रजिस्टर से निकाल सकता है। ठीक है, वो जो डाटा है वो कहाँ से उठा के फेच कर सकता है, आपका कंप्यूटर कहाँ से वो इंस्ट्रक्शन फेच कर सकता है। इस चीज़ को हम लोग बोल रहे होते हैं एड्रेसिंग मोड। इसको क्या बोल रहे होते हैं? एड्रेसिंग मोड। ये हम लोग को क्या बता रहा होता है एक बार फिर से कि डाटा आप कहाँ से उठाओगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो उसमें डाटा कहाँ से उठाओगे। अभी हम लोग आगे साइड टॉपिक्स पढ़ेंगे तो डोंट वरी अगर किसी को बहुत इसमें दिक्कत लग रही हो। थर्ड पॉइंट है हम लोगों का एक काफ़ी हाई लेवल डिज़ाइन के बारे में, ऊपर ऊपर से डील करके रह जाता है। क्यों लो लेवल डिज़ाइन किसे बोलते हैं? लो लेवल डिज़ाइन हुई कि जब आप एक्चुअली उसे इम्प्लीमेंट करने पहुंच जाओ, आप एक्चुअली में देखने पहुंच जाओ कि हाँ मुझे कौन सा प्रोसेसर में कैसे लगाना है, कैसे उनको आपस में ज्वाइन करना है, इंटरकनेक्ट करना है। ये जब आप सब जब पहुंचते हो देखने, तो इसको बोलते हैं लो लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइनिंग मतलब ऊपर ऊपर से आपने देखा है कि आपको कौन कौन से फीचर्स चाहिए, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं हाई लेवल डिज़ाइन, कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ कैसे ट्रीट कर रहा होता है, हाई लेवल डिज़ाइन के साथ ट्रीट कर रहा होता है। ठीक है, डिज़ाइनिंग में जो हाई लेवल चीज़ें होती है उन पे हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर ऑलरेडी बात कर लेते हैं। एक फिर इसके एंड में अब इतना सब कुछ समझने के बाद आप लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि आप ये जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, उससे आप समझ सको क्या कि डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर एज व्यूड बाय प्रोग्रामर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब नॉर्मली ऐसे ही देख के नहीं समझ में आता है, मैं समझाता हूँ। देखो होएगा क्या, अब जो प्रोग्रामर होएगा, नॉट हम तुम, क्योंकि अब यही बात आती है कि अगर हम तो हमने तुमने तो सी किया, पाइथन करते हैं, काफ़ी लोग जावा करते हैं, नहीं आता उन्हें कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वो तो कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। किसे दिक्कत हो रही है, मैंने प्रोग्रामर इसलिए अलग से मेंशन कर रखा है कि असेंबली या मशीन लेवल के जो प्रोग्रामर होते हैं वो जब ये काम कर रहे होते हैं तब उनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही होती है कि हाँ आपको क्या करना है। मतलब तब आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है कि हाँ मैं कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस मेरे को अलाउड हैं, कौन कौन से तरीके से मैं एड्रेस को फेच कर सकता हूँ। मान लो मैंने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है कि आप डायरेक्ट मेमोरी से फेच करो, और आप इंस्ट्रक्शन ऐसा लिख रहे हो कि मेमोरी से आके फेच कर लेना, ये काम हो जाएगा, नहीं कर पाएगा कंप्यूटर, क्योंकि उसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं कि आप सीधे वहाँ से फेच कर सको। समझ रहे हो? आप अगर कोई उसको ऐसा काम दे देते हो जो उसके डाटा फॉर्मेट से रिलेटेड नहीं है, आपका उस डाटा फॉर्मेट में वो वर्क ही नहीं करता। जैसे इंस्ट्रक्शन सेट की बात करो, आपको
एक इंस्ट्रक्शन सेट जो आपको सपोर्टेड नहीं है, एक इंस्ट्रक्शन जो आपके इंस्ट्रक्शन सेट से बाहर का है, आप उसको जाके रन करने की कोशिश करने लगोगे तो कंप्यूटर रन नहीं कर पाएगा। तो अगर आप एक असेंबली और मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामर हो, जो कि कोई नहीं होता, बेसिकली क्या होता है, आप जब एक्चुअली में उन्हें बना रहे होते हो, जो प्रोग्रामर्स ही होते हैं जब उन्हें बना रहे होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जो आगे चल के कंपाइलर बिल्कुल से सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग पे कंपाइलर वो सब बनाने के लिए अजीब सा पहुंच रहा होता है, तो उसको इन सब चीज़ों की जरूरत होती है कि उसको ये नॉलेज पता होना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शन सेट पता होना चाहिए, एड्रेसिंग मोड पता होने चाहिए और डाटा फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, मतलब हम लोग की कंप्यूटर का डिजाइन और स्ट्रक्चर ऐसा जो हम लोगों का प्रोग्रामर देख रहा हो। कौन देख रहा हो? प्रोग्रामर देख रहा हो। और कौन सा प्रोग्रामर देख रहा हो? असेंबली या मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामर। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पूरा मैंने क्या बताया था शुरू से कि हम लोगों का इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से ब्लूप्रिंट की बात करते हैं कि आखिर में कंप्यूटर क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है, इसकी बात हम लोग आगे करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको एक्चुअली असेंबल करोगे, कैसे आप क्या कर रहे होगे, कौन से पार्ट्स आप सिलेक्ट करते हो, वो सब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या देखते हैं कि हाँ हमको ये फीचर्स चाहिए, तो उसके लिए ये पार्ट्स की हमको थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स होगी। ये सब चीज़ें हम लोग ऊपर ऊपर से देख जाते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले लेवल पे ही। ठीक, तो हर एक पॉइंट होप सो क्लियर होएगा। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे देखो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन पर डील करता है। मतलब आपने ब्लूप्रिंट तो बना लिया कि ठीक है मेरा कंप्यूटर ऐसे दिखेगा ऐसे दिखेगा, ये तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन अब उसे एक्चुअली में बनाना है, जब उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जाते हो तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग को बताता है कि जो हम लोग का सिस्टम है वो एक्चुअली में कैसे, वो जो इंस्ट्रक्शन हमने कहे इतना पीछे अभी अभी जो कहा था कि हाँ ये काम कर लेगा, इट्स लाइक कि हमने कहा था कि हमारी गाड़ी में नाइट्रो होगी, कैसे होगी नाइट्रो, कैसे चलेगी, ये सारी जो बातें होंगी वो हम लोग को कौन बता पा रहा होगा? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बता पा रहा होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट होप सो क्लियर हो गए। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, हम लोग के जो हार्डवेयर है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली कैसे उनकी वर्किंग चल रही, वो ये बता रहा होता है। और हम लोग को क्या बता रहा होता है कि कैसे हम लोग के कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट हों, कैसे हम लोग के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो, कि हम लोगों के जितने भी सारे काम हैं वो सारे काम हो सकते। तो मतलब मैंने जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपसे कहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस हम करके दे पाएंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शंस वो परफॉर्म कर पा रहा हो, इसके लिए हम लोग की कंपोनेंट्स कैसे इंटरकनेक्ट होनी चाहिए। एग्जाम्पल दूँ, जैसे आपका जो मेमोरी है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी है आपके पास, वो आपके कंप्यूटर में है, कनेक्ट है, लेकिन मैंने उसको डायरेक्टली एएलयू से नहीं कनेक्ट किया है। एएलयू जहाँ पे मेन प्रोसेसिंग हो रही थी, जहाँ पे मेन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, वहाँ से मैंने डायरेक्टली उसको नहीं कनेक्ट किया है। तो अब ये जो चीज़ है कि मेरा वो उससे डायरेक्टली नहीं कनेक्ट है, ये सारी दिक्कतें किसकी है, ये मतलब कौन डिसाइड कर रहा है कि हम लोगों का जो ये हुआ, मतलब ये कनेक्ट हो पाएगा कि नहीं कनेक्ट हो पाएगा, कनेक्ट होगा तो कितने उसमें वायर्स लगेंगे, ये सारा जो हम लोग का पार्ट होता है वो कौन डिसाइड कर रहा है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो सीपीयू भी कैसे बन रहा होता है, उसकी भी जो हार्ड डिटेल्स होती है, हार्ड डिटेल्स मतलब कि एक्चुअली में वो कैसे बन रहा होता है, ये सारी की सारी भी हम लोग की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ही इंक्लूड होती है। ठीक, ये हम लोगों को क्या बताता है कि हम लोगों का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो। परफॉर्मेंस जैसे मैंने नेट्रो की बात करी थी अभी, कि उसको शायद से आप उससे दूर करते जहाँ पे उसका आप फ्यूल स्टोर कर रहे हो, अगर आप उससे दूर अपने उसको एग्जॉस्ट को या जहाँ से वो निकलने वाले उसको उससे दूर रखोगे तो शायद दिक्कत होए, तो इस वजह से आप उसको जब उसके पास रखोगे तो ज़्यादा एफिशिएंट वर्क कर सकता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग चीज़ों को ज्वाइन कर रहे होते हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन इस पर्सपेक्टिव के साथ कि हाँ मेरा जो कंप्यूटर है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट रहनी चाहिए। ये वाला पॉइंट क्लियर? ठीक, अब ये हम लोग का लो लेवल डिजाइन इशू के साथ वर्क करता है। लो लेवल डिजाइन इशूज जैसे कि आप जब उसे इम्प्लीमेंट करने गए, आपने ऊपर पे सोच लिया कि हाँ मुझे ये कंपोनेंट चाहिए, ये काम करना है, ये इसको फंक्शनिंग मेरे को दे देनी चाहिए, लेकिन अब जब आप उसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने चलेगा तो उस चीज़ को बोलते हैं कि आप उसको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने ऊपर ऊपर सोचा कि मुझे ये रजिस्टर्स इस रजिस्टर से कनेक्ट कर लेने हैं, या मेमोरी को रजिस्टर से कनेक्ट कर लेना है, तो अब कैसे कनेक्ट करना है, एक्चुअली में क्या वहाँ पे वायरिंग होगी, ये सारी जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं वो सारी की सारी किसमें आती है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से इसको क्या कहा गया? लो लेवल डिजाइन। ठीक है,
ये हम लोग क्या बता रहा होता है कि इंटरनल वर्किंग क्या है कंप्यूटर की। जब कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, मान लो हम लोग कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, तब हम लोगों का कंप्यूटर इंटरनली क्या काम करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, पीछे हम लोग कंप्यूटर डिज़ाइन में क्या बता के आ रहे थे कि हम लोग का इंस्ट्रक्शन क्या होएगा। कंप्यूटर डिज़ाइन में क्या बताया कि इंस्ट्रक्शन क्या होएगा, मतलब आपको क्या क्या काम कर पाएगा कंप्यूटर। वो काम करते समय एक्चुअली में हम लोगों के कंप्यूटर के जो एक एक सिंगल सिंगल चीज़ होती है उसे क्या क्या काम करना पड़ जाएगा, वो आपको कौन बता रहा होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बता रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वो जो गाड़ी है उसमें अगर एक्चुअली मैं आपको बताना शुरू कर दूं कि जब नाइट्रो मैंने जो लगा रखा है उससे ये जो निकला फ्यूल निकला वो तुरंत जाके उसमें गया, वहाँ पे हीट हुआ, देन बाहर निकला, तो इस वजह से हम लोग का ये ऐसे नाइट्रो का फीचर वर्क कर पा रहा है। ये है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये मैंने क्यों कहा कि ये हम लोग इंटरनल वर्किंग समझा पा रही है, क्योंकि भाई तुमने ही उसे वैसे कनेक्ट किया है कि मुझे उसे कहाँ कनेक्ट करना है, तो तुम तो बता ही सकते होगे ना कि हाँ कैसे है कैसे नहीं, मतलब वो कैसे उसकी इंटरनल वर्किंग होगी। तुमने ये सब सोच समझ के, इंटरनल वर्किंग सोच समझ के ही तो उसे वैसे कनेक्ट किया है। ठीक है, होप सो आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बीच में बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि हाँ कौन सी चीज़ कैसी होती है और इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या है। ठीक, देन इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिससे आपको इन दोनों की एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एक इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, मतलब बहुत बिल्कुल से रियल लाइफ। ठीक, जब हम लोग काफ़ी बार कंप्यूटर लेने, मतलब ये मैंने रियली एक्चुअली में मैंने ये क्रोम से उठा करके आपके सामने बिल्कुल डिट्टो पेस्ट कर दिया है कि आप मान लो कोई एक लैपटॉप लेने गए हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर लैपटॉप है, आप इसे लेने गए हो तो इसमें आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती है कि इसमें ये सारी स्पेसिफिकेशंस है इसकी कि ये ऐसे ऐसे होएगा। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करना शुरू करते हैं कि हम लोगों का इसमें कौन सा पार्ट एक्चुअली में आर्किटेक्चर का है और कौन सा पार्ट एक्चुअली में हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट का है। ठीक है, तो जैसे आपने इसमें सबसे पहला यहाँ पे हम लोगों ने दे रखा है कि इसमें 64 बिट ओएस आर्किटेक्चर है। ठीक है, अभी जो 64 बिट आपने इसको बताया है कि आपका जो ओएस का आर्किटेक्चर है, इसमें लिखा भी हुआ है आर्किटेक्चर। ठीक है, अब आपने जो पर्टिकुलरली बताया कि इसका ओएस का आर्किटेक्चर 64 बिट का है, इसका मतलब क्या है कि आपका अंदर जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन है वो 64 बिट वाले के दो तरीके के होते हैं, एक 32 बिट, एक 64 बिट। तो आपका वो कौन सा वाला है, 64 बिट वाला। ये आपको कौन बता रहा है, मतलब ये आपका किस चीज़ का पार्ट हो गया, आर्किटेक्चर का पार्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया कि हम लोगों का ये क्या होता है। फिर देखो जैसे कि हम लोगों का इसमें ये पर्टिकुलरली दे के रखा हुआ है कि आपका प्रोसेसर कौन सा है। प्रोसेसर हम लोगों का इंटेल कोर i5 13 जेन 420 एच जो आपको दे के रखा हुआ है। ये जो आपका पर्टिकुलर प्रोसेसर है ये आपको बता रहा है कि आपका कौन से इंस्ट्रक्शन सेट्स आपके अंदर मतलब आप कंप्यूटर कौन से इंस्ट्रक्शन सेट्स यूज कर रहे होगे। ठीक है, मतलब ये जो पूरी ये डिटेल है प्रोसेसर के बारे में, प्रोसेसर नेम हो गया, मतलब जो नए नए प्रोसेसर्स आते हैं, प्रोसेसर की जनरेशन हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग की कहाँ से आ रही होती है, ये हम लोगों का एक आर्किटेक्चर का पार्ट है। क्योंकि यही हम लोग का डिसाइड कर रहा होता है कि हम लोग के कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट्स आपके इसमें नए इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक, फिर जैसे हम लोग का नंबर ऑफ कोर्स हम लोग का इसमें 8 दे रखा है कि इसमें 8 कोर्स हम लोग की यूज होंगे। ये भी हम लोगों का पहले से हमने डिसाइड करके रखा हुआ है, हम लोग का एक आर्किटेक्चर का पार्ट है कि इसमें हम लोग को कितने कोर्स यूज करने, 8 कोर्स हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पार्ट ऐसा है जो दूसरी तरफ है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है। तो देखो जो हम लोग इसमें दिखा के रखते हैं कि केस मेमोरी कितनी है। ठीक है, जो हम लोग की केस मेमोरी होती है वो होता है कि आपका एक्चुअली में उसमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में जाता है। जितना भी हम लोगों का वो वाला पार्ट होता है कि उसमें कौन सा तुम वो यूज कर रहे हो स्टोरेज में, मतलब जो हम लोग के सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं, जितने मेमोरी के डिवाइसेस होते हैं, वो सारे के सारे इसी में आ रहे होते हैं, मेमोरी वाला जो पार्ट होता है। तो जो तुमने केस 12 MB की लगा रखी हुई है, ये आपको शो कर रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है।
ठीक है। आप इसमें स्टोरेज जो यूज कर पाओगे वो आप कौन सी यूज कर पाओगे, एसएसडी यूज कर पाओगे 512 उसकी, ये भी हम लोग किसका पार्ट है, उसी चीज़ का पार्ट है कि आपकी एसएसडी कैपेसिटी 512 जीबी ही अफोर्ड करेगा, स्टोरेज का जो टाइप होगा वो एसएसडी होगा। ये सब आपका किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्चुअली में देखने जा रहे हो कि हाँ हमारा जो सिस्टम है उसमें हम 512 जीबी की हमने एक्सटर्नल कैपेसिटी एसएसडी लगाने की वो दे रखी है, या फिर आपका स्टोरेज का जो टाइप है कि वो एसएसडी टाइप है वो आपने ऑलरेडी बता रखा है। आपकी जो रैम की टाइप होती है, जो रैम की कैपेसिटी होती है कि आपका भैया 16 जीबी का रैम है, ये पूरा पूरा पोर्शन भी हम लोग का किसके अंदर आ होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। कि उसका जो फिजिकली लेआउट होता है कि हाँ ये फिजिकल लेआउट है इस चीज़ का, कि हाँ इसमें फिजिकली इतने वो होंगे, इतने एड्रेसेस होंगे, इतने ब्लॉक्स होंगे, ये सब जो आपका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है ये आपका किस में पार्ट जा रहा है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो नाउ तो चीज़ें बहुत क्लियर होंगी कि कौन सी चीज़ किसका पार्ट होती है। ओके, तो मैंने अभी इसमें और भी मतलब जितने हैं उन सबको अलग से मार्क कर दिया है कि अगर कोई बाद में रेफ़र कर रहा हो तो इस वाले पेज में उसको लेबलिंग मिल जाए। तो जितने भी हम लोग के जो ब्लू वाले पोर्शंस हैं ये सारे आपको दिखा रहे हैं कि आपका एक्चुअली में उसमें कौन कौन सा आर्किटेक्चर आपने यूज किया, और जितने भी हम लोगों के ये ब्लैक वाले हैं ये आपको शो करा रहे हैं कि आपने इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूज किया। इसमें मैंने 2-3 पार्ट्स भी और भी मतलब बोलते समय नहीं बोले थे, उसको एक बार फिर से मतलब उन्हें भी एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा बहुत। कि देखो जैसे हम लोगों का ये कनेक्टिविटी है कि आपका वायरलेस लैन हम लोगों का एग्जैक्टली कैसा होएगा, आपका जो एक्चुअली में आपने बताया कि हाँ पोर्ट में कौन सा पोर्ट होएगी, ये सब क्या है, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है कि एक्चुअली में आप उससे बता रहे हो कि हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हम लोगों की होती है ये किस में जा रही होती है, आर्किटेक्चर में जा रही, मतलब आई मीन सॉरी ऑर्गेनाइजेशन वाले पोर्शन में जा रही थी। ठीक है, क्लियर है, होप सो अब तक आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बीच में बहुत बढ़िया क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। चलो हर्ष, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि हम लोग अब बात कर सकते हैं, अब चीज़ बना चुके हैं, अब गाड़ी बना चुके हैं तो हम लोग गाड़ी के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर की वैसे तो हम सब लोगों को पता है, कंप्यूटर साइंस लेके बैठे हुए हैं तो कंप्यूटर क्या होता है क्या नहीं पता है, लेकिन एक बहुत प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आपसे कोई बहुत एक लिमिटेड वर्ड्स में आपसे एक बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन पूछी तो आप वो उससे बता सको। ठीक है, तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर का होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, वो क्या करता है, यूजर से एक इनपुट लेता है एंड देन उसको प्रोसेस करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस आपने उसको दिया होगा उसके ही कंट्रोल में, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं भी कुछ भी कर देगा। अगर आपने ऐड करने को कहा है तो ऐड से रिलेटेड जो उससे काम करने हैं बस वो उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। एंड जनरेट्स आउटपुट, एंड देन उसके बाद एक आउटपुट जनरेट करता है जो ये आपको यूजर को भी शो करता है, जो वो आपको यूजर को भी शो करता है और साथ ही साथ फर्दर यूज के लिए आगे के लिए स्टोर भी कर लेता है। ठीक है, कंप्यूटर नॉट एक्चुअली डिजिटल कंप्यूटर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कंप्यूटर जब बहुत पहले भी था तो भी उसकी प्रॉपर सी डेफिनेशन नहीं थी कि कंप्यूट का मतलब ही होता है कि आप किसी चीज़ को एक्चुअली जब कैलकुलेट कर रहे होते हो, प्रोसेस कर रहे होते हो, नॉट कैलकुलेट प्रोसेस कर रहे होते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर में बेसिकली आप एक इनपुट दो, वो उस पर कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसिंग करेगा और वो प्रोसेसिंग भी रैंडम नहीं करेगा, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसिंग जो काम आपने उससे कहा होगा, जो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आपने उससे कहे होगा कि ये इंस्ट्रक्शन ही परफॉर्म करना है इस इनपुट पे, वही वो करेगा एंड देन वो आपको एक आउटपुट जनरेट करके दे देगा। अब वो आउटपुट को वो आपको एज अ स्क्रीन यूजर को भी शो करा सकता है, स्क्रीन पे मतलब कि हो सकता है वो प्रिंटर पे शो करा रहा हो, प्रिंटर पे आपको प्रिंट करके दे रहा हो, या हो सकता है मॉनिटर पे शो करा रहा हो। ठीक है, एंड देन उसको आपको फर्दर यूज के लिए उसको स्टोर भी कर सकता है। ठीक, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ से सब लोगों को होप तो क्लियर होगी। अब थोड़ा सा फिर से मेरी गंदी राइटिंग आप लोगों को झेलनी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। देखते हैं कि हम लोग का जो कंप्यूटर होता है यहाँ पे हमने कौन कौन सी बात करी थी, कंप्यूटर कौन कौन सा काम करता है। ठीक है, सबसे पहला मैंने इस डेफिनेशन में कहा था कि ये दैट टेक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अच्छी बात है, दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, मतलब सबसे पहला काम वो क्या कर रहा है, काम से इसके डिसाइड करते हैं कि क्या क्या काम करता है। ये एक काम करता है इनपुट लेता है यूजर से, इनपुट। ठीक, फ्रॉम यूजर, ये हम लोगों का सबसे पहला एक काम क्या कर रहा है कि यूजर से ये थोड़ा सा इनपुट लेता है।
ठीक है। फिर दूसरा काम इसका क्या क्या होता है कि ये आपको उस चीज़ को प्रोसेस करता है। दूसरा काम ये क्या होता है कि उस चीज़ को ये प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब जो मेरा डाटा है ये उसको प्रोसेस करेगा। ओ सॉरी, प्रोसेस की स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है, लेट्स इरेज दिस। तो देन ये क्या करता है, जो मेरा गिवन डेटा है उसको ये प्रोसेस करेगा। फिर प्रोसेस में ही एक पॉइंट होता है कि जब ये प्रोसेस कर रहा होता है तो ये कैसा कर रहा होता है, ऊपर देखो बहुत प्रॉपर लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये रैंडमली नहीं कर रहा होगा, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन कर रहा होगा। मतलब कि जो आपने काम कहा है ये वही काम करेगा, जो आपने इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो मतलब ये कंट्रोल्ड वे में करता है, जो कुछ भी ये प्रोसेसिंग करता है वो किस वे में करता है, कंट्रोल्ड वे में करता है। ठीक है, कंट्रोल्ड वे। थर्ड थिंग, अब ये उस चीज़ को क्या कर रहा होता है, आपको आउटपुट में दे देता है। वो चीज़ जो इसने करी वो इसको आपको क्या देता है, यूजर को आउटपुट दे देता है कि हाँ भाई ये देखो ये आपका प्रोसेस हो गया। देन ये लाइन एंड इट जनरेट आउटपुट। फिर ये क्या कहता है कि इस चीज़ को फर्दर यूज के लिए स्टोर भी कर सकता है। मतलब जो फोर्थ पॉइंट है इसका वो क्या है कि जो कुछ भी डाटा है ये इसको फर्दर यूज के लिए क्या कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स सब क्लियर है, ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। यहाँ से हम लोग कुछ अलग अलग यूनिट्स देखते हैं, मतलब काम देखते हैं कि क्या क्या काम है अपने पास। काम देख लिए, यूनिट से यूजर से इनपुट लेना है, ये कहना है वो कहना है, सारे काम देख लिए। एंड देन अब इनको देखते हैं कि ये काम किन किन को अलॉट होता है। ये जो इनपुट करने का काम होता है ये अलॉट होता है इनपुट यूनिट को। ठीक है, ये काम कौन कर रहा होता है, इनपुट यूनिट कर रहे होते हैं कि इसको इंस्ट्रक्शन लेने हैं। ठीक है, चलो ले लिए। दूसरा काम हम लोग का क्या होता है, उस चीज़ को प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का मेनली हम बहुत स्टैंडर्ड जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं कि उसमें इमेज प्रोसेसिंग होता है, रैग मॉडल रन कहते हैं कि ये कहते हैं वो कहते हैं कि ऐसे प्रोसेस नहीं, बिल्कुल बेसिक से प्रोसेस की बात करो तो वो बेसिक से प्रोसेस का काम होता है वो ALU कर सकता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये बेसिक से सारे काम कर सकता है, मतलब प्रोसेस करने का जो काम होता है वो ये करता है। कंट्रोल्ड वे में, रैंडम वे में नहीं करेगा, हर एक चीज़ जो होगी वो बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होगी, कोई रैंडम प्रोसेसिंग नहीं कर रहा होता है। तो अगर चीज़ों को कंट्रोल्ड वे में रखना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल यूनिट यूज़ करेंगे। ऑल्दो ये जो कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन इट्स नॉट लिमिटेड कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को ये कंट्रोल करता है कि जो इनपुट आया उसे कंट्रोल करेगा, नहीं, बहुत सारी चीज़ों को, इनफैक्ट हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है कि आपको इनपुट लेना ही है, आउटपुट देना ही है, हर एक चीज़ को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मतलब कंट्रोल्ड वे इज नॉट सिंपली लिमिटेड टू प्रोसेसिंग, इट्स एवरीवेयर, मतलब इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर आपको एक आउटपुट देना पड़ेगा, ये काम किसका होता है, आउटपुट यूनिट का। ठीक, देन एक और काम हम लोगों का क्या है कि उस चीज़ को स्टोर करके रखना है। तो स्टोर करने का काम किसका हो जाएगा, एक हो जाएगा मेमोरी यूनिट। ठीक, तो अपने पास स्टोरेज यूनिट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग की दो तरीके की मेमोरी होगी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो होप सो यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि क्या चीज़ क्या होती है क्या नहीं। ठीक है, चलो ये अब तक समझ में आया कि हमको कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि वो यूजर से इनपुट लेता है, कौन किससे लेगा, यूजर इनपुट यूनिट के थ्रू, फिर उसको प्रोसेस करता है, कौन करवाएगा प्रोसेस, ALU प्रोसेस कराएगा अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस के कंट्रोल में। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल्ड वे का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस की कंट्रोल्ड वे की बात नहीं चल रही है, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल में रखने की बात। तो वो काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। देन उसको हम लोग एक पर्टिकुलर आउटपुट देना होता है कि हाँ भैया ये लो आपका आउटपुट, तो ये किसका काम होता है, आउटपुट यूनिट का। देन उसके बाद हम लोग उसको आगे चल के स्टोर कर रहे होता है, उसको हम लोग स्टोरेज यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो इसी चीज़ का हम लोग एक प्रॉपर फंक्शनल यूनिट्स, ये जो पर्टिकुलर अलग अलग यूनिट्स हम लोग ने पढ़ी है, इनपुट यूनिट, ALU और कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, इन सब को ये सब खुद में क्या है, फंक्शनल यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, फंक्शनल यूनिट। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो कौन कौन सी यूनिट्स है अपने पास, इनपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही वो दोनों ही आ जाते हैं, ALU भी और CU भी। इनपुट यूनिट जो हम लोग से ले लेता है यूजर से इनपुट,
स्टोरेज यूनिट जो हम लोग का संभाल के रखता है कि आगे का भी यूजर को काम हुआ तब के लिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका काम होता है प्रोसेस करने का, जिसके अंदर दो चीज़ें आती है हम लोग देखेंगे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो हम लोग का एक्चुअली वो काम कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट जो चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल मैनर में कर रहा होता है। आउटपुट यूनिट जो हम लोग को आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, चलो अब इसकी तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले वैसे डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस होप सो आप लोग पहले भी पढ़ के आए हो, लेकिन फिर मैं ऊपर से रिपीट में बताता हूँ। डाटा हम लोगों का क्या होता है, रॉ फैक्ट्स और मेजरमेंट्स होते हैं जो आप कंप्यूटर में इनपुट करते हो सकता है उनकी कोई मीनिंग हो सकता है उनकी कोई मीनिंग ना हो। जैसे आपने बताया रमेश 23,2400। अब इसकी कोई मीनिंग नहीं है, मुझे इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है जब इसको मैं जाऊं अंदर प्रोसेस करूं तो मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले कि हाँ रमेश उसका नाम है, 23 उसकी एज है, और जो मैंने 23,400 बोला वो उसकी पर्टिकुलर सैलरी है। ठीक है, तो डेटा क्या होता है, एक हम लोग का रॉ इन्फॉर्मेशन होता है। एंड इन्फॉर्मेशन जो हम लोग का डेटा जो होता है हम लोग के रॉ फैक्ट्स और मेजरमेंट्स होते हैं, और जो हम लोग इन्फॉर्मेशन होता है वो हम लोग का एक मीनिंगफुल एब्स्ट्रैक्ट होता है जो आपने उससे निकाला। ठीक है, एक मैंने सर्च सुना था एंड आई लाइक दैट थिंग कि देखो जो मैं बोल रहा हूँ दीज आर रॉ फैक्ट्स, तो ये आपके लिए क्या है, आपके दिमाग के लिए क्या है, ये सब क्या है, एक डेटा है। एंड देन आपका दिमाग उससे क्या चीज़ सीख रहा है, उसने उससे क्या समझा, वो चीज़ आपके लिए बन जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई कॉपीड इट फ्रॉम हिम, सो आई एम नॉट लाइक कि मैंने सोचा। चलो, तो डेटा हमने सबसे पहले इसमें डाला, डेटा गया, डेटा ने इनपुट यूनिट से सबसे पहले हम लोग एंटर किया। इनपुट यूनिट डाटा को अपने उसमें लिया कि हाँ भैया हम इस डेटा को आप एंटर करोगे तो हमारे थ्रू एंटर कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर में आप एंटर नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा। ठीक है, देन इसके बाद आपकी ये एक स्टोरेज यूनिट हम लोग से अटैच होती है। स्टोरेज यूनिट में हम लोग की दो तरीके की है, एक है प्राइमरी स्टोरेज, एक है सेकेंडरी स्टोरेज। इन दोनों का अपना अपना काम है। उससे समझने से पहले ये देखो नीचे आ जाते हैं, हम लोग का ये रहा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका क्या काम है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको एक्चुअली में करना है। जैसे प्लस करना है तो उनको प्लस करना, अगर कोई एंड और या कोई भी अदर हम लोगों ने उसको काम बता के रखा हुआ है, वो सारे काम जो एक्चुअली में करने का काम होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। कंट्रोल यूनिट ये हम लोग के पूरे सिस्टम को कंट्रोल में रखती है, सबको बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इनपुट को बताती है कि इनपुट लो, आउटपुट को बताती है कि लो भैया अब तुम आउटपुट दे दो। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज मतलब स्टोरेज यूनिट को बता देते कि हाँ अब तुम्हें इस चीज़ को स्टोर करना है। ठीक है, चलो अब तक मैंने पीछे जब बात करी थी तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि आपको स्टोर करने की नीड है, तो ठीक है प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन प्राइमरी स्टोरेज में अगर आप लोगों को पता हो तो दो चीज़ें आती है, एक आता है रैम, एक आता है रोम। ठीक, रैम के साथ क्या सीन है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉर फुल फॉर्म। ठीक है, रैम के साथ क्या सीन होता है, जैसे आप कंप्यूटर ऑफ करते हो वो एक डायनेमिक मेमोरी, वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, डायनेमिक नहीं वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो वो अपने आप उससे डेटा इरेज हो जाता है। ठीक है, तो आप उसमें डेटा सेव करके भी रखोगे तो जैसे एक बार वो चला गया, एक बार लाइट ऑफ कर दिया, मान लो तुमने खुद भी विलिंगली भी बंद करोगे, डाटा उससे उड़ गया। रोम के साथ क्या सीन होता है, हम लोगों का ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो कंपनी बना के देती है, वो हम लोग को वो चीज़ फीड करके देती है, वो नहीं चाहती कि आप उसे छेड़खानी करो। लो भाई आप तो उसमें स्टोर ही नहीं कर सकते हो, तो आपको एक सेकेंडरी स्टोरेज लगाना पड़ता है जो आपके प्राइमरी स्टोरेज की हेल्प करे कि हाँ आपने जो डेटा स्टोर किया है वो लॉन्गर टर्म में, मतलब एक दो दिन, जब भी आप कभी भी बाद में जाकर उसे एक्सेस कर सको। ना सिर्फ ये कि जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक चल रहा है, जैसे बंद हो जाएगा वैसे सब भूल जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक आपकी मेमोरी कि आप अभी सब कुछ प्राइमरी स्टोरेज में जा रहा है तो जा रहा है, बाद में सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं गया तो दोबारा से रिवीजन नहीं किया, सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं ले जा पाया, तो प्राइमरी एरी जैसे आपका लेक्चर खत्म वैसे आपके दिमाग से वो सब उड़ गया। ठीक है, होप सो स्टोरेज यूनिट के ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज की हम लोग नीड के ऊपर लगे, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग की अलग अलग लाइन्स है, ये सारी लाइन्स हम लोग की क्या शो करा रही हैं, ये जो ये वाली लाइन्स है प्रॉपर लाइन्स, ये हम लोग का डाटा फ्लो है, और जो डॉटेड वाली लाइन्स है वो कंट्रोल फ्लो है। मैंने पहले ही जो बताया था उसी को लेते हैं। सबसे पहले आपने डेटा लिया, तो आपने डेटा से क्या भेजा, इंस्ट्रक्शन भेजे नहीं, आपने डेटा से एक डेटा भेजा, इस वजह से डेटा फ्लो। इनपुट यूनिट से देन आपने क्या कहा, वैसे तो मैं सीधे बात कहूँ तो आपने जितना भी कुछ इंस्ट्रक्शन जाते हैं वो कंट्रोल यूनिट भेजती है, बाकी सब जो आपस में लेन देन कर रहे होते हैं वो उसी का लेन देन कर रहे होते हैं डेटा के। लेकिन फिर भी चलो फ्लो देखते हैं। डेटा आपने कुछ प्रोसेस किया,
वो इनपुट यूनिट के पास गया, इनपुट यूनिट ने उसे आगे भेजा प्रोसेस होने के लिए या स्टोर होने के लिए, स्टोरेज होने के लिए भी या कहीं पे प्रोसेस होने के लिए एटलीस्ट प्राइमरी स्टोरेज में तो वो जाता ही है एक बार। तो आपने चीज़ों को भेजी प्राइमरी स्टोरेज में, प्राइमरी स्टोरेज आपको भेज सकता है वो चीज़ कंट्रोल उसमें, कंट्रोल यूनिट में नहीं, आई मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जहाँ पे वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाएगा। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज से कहाँ गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, जहाँ पे उसको जो कुछ भी प्रोसेसिंग होगी वो प्रोसेस कर लेगा, देन वो उसे आपको रिटर्न कर देगा कि भैया ये लो, एंड देन इसके बाद आप वो जो चीज़ है उसको आप आउटपुट के लिए भेज देते हो। डेटा का समझ में आ गया, ठीक है। एंड देन इसमें क्या हो सकता है, बीच में हो सकता है आपको बाद में स्टोर करने की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको एक्सेल शीट बना रहे हो जिसको आपको महीने बाद जरूरत पड़े, तो आप उसको सेकेंडरी स्टोरेज में प्राइमरी स्टोरेज से उठा के सेव कर लेते हो। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। अब कंट्रोल फ्लो की बात करते हैं। इनपुट यूनिट से कहना कि भैया इनपुट आ गया जाके रिसीव कर लो, या फिर ये कहना कि इनपुट और आगे फर्दर फॉरवर्ड कर दी, किसका काम, कौन बताएगा उसे, कंट्रोल यूनिट। आपके प्राइमरी स्टोरेज से डाटा फेच करना, प्राइमरी स्टोरेज में डाटा वापस भेज देना, प्राइमरी स्टोरेज से कहना कि सेकेंडरी स्टोरेज में वो डाटा सेव कर दो, ये सारा काम भी कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर इसके बाद आउटपुट यूनिट को बताना कि ये जो डाटा है वो आप प्रिंट कर दो, ये वाला काम भी है, ये पूरा क्या कौन कर रहा होता है, हम लोगों का कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के से जो लाइंस निकल के जा रही है, होप सो सब लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फंक्शनल यूनिट वाला पार्ट भी अब आई थिंक सो आप लोगों को बिल्कुल से बेसिक से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो एक बार फिर से मैं ऊपर से बता देता हूँ, वैसे मुझे बार बार रिपीट करने की नीड है नहीं, लेकिन फिर मैं अपने संतुष्ट को बता देता हूँ। कंप्यूटर क्या होता है कि वो एक इनपुट लेता है यूजर से, कैसे लेगा, इनपुट यूनिट से, उसको प्रोसेस करता है, कैसे करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ये तो सारे काम होने चाहिए, वो कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब एक लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस जो आपने दिए उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, इससे ये सब लेना, यहाँ से जनरेट करना, उसको स्टोर करना, ये सारे काम कौन मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट मैनेज कर रहा होता है। फिर इसके बाद ये आउटपुट जनरेट करता है, वो आउटपुट कहाँ पे जाएगा, आउटपुट यूनिट के पास, जिससे कि वो यूजर को शो करा सके। फिर उसके बाद आपको जो भी डाटा होता है उसको अगर मान लो फर्दर स्टोर करना हुआ तो वो किसका काम होता है, स्टोर यूनिट में। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ लिए। ठीक, अब जब पूरा कंप्यूटर बना चुके हैं तो अब थोड़ा बहुत कुछ उस करते भी, उसका इस्तेमाल करते हैं कि बनाया है कंप्यूटर तो कुछ उस पर करके देखा जाए। तो लेट्स बिगिन अवर फर्स्ट प्रोग्राम, जिसमें हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल सा ऐड करके देखते हैं अपने कंप्यूटर से कि ये जो फंक्शनल यूनिट्स बनाई हैं और जो पूरा कंप्यूटर हमने बन चुका है, मतलब समझ चुके हो। पहले आपने कंप्यूटर प्लान कर लिया, कंप्यूटर के पार्ट्स अरेंज कर लिए, कंप्यूटर के बारे में ऊपर ऊपर से जान लिया कि क्या होता है, देन अभी अभी आपने देख लिया कि फंक्शनल यूनिट्स उसकी क्या क्या होती है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके कि हाँ ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो हम लोग बहुत ऊपर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कहते हैं कि इन दोनों को प्लस करो, इसमें डाल लो a इक्वल्स टू b प्लस सी, ये जो छोटा सा प्रोग्राम होता है ये हम लोग का एक्चुअली कंप्यूटर पर रन कैसे कर रहा होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग का जो कंप्यूटर था वो तो बन चुका है, केवल मैंने देख लिया कि कंप्यूटर बनता कैसे, कंप्यूटर में कौन सी फंक्शनल यूनिट्स होती है, मतलब COA के बारे में, और हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक फंक्शनल यूनिट्स के बारे में बात कर ली है। अब वो देखते हैं जिसके लिए हम लोगों ने कंप्यूटर बनाया है, कोई भी एक सिंगल थोड़ी सी छोटी सी भी हम लोगों की अरिथमेटिक कैलकुलेशन या कोई भी चीज़ एक ऑपरेशन के लिए, मान लो एक बहुत बेसिक सा ऑपरेशन लिखा है a इक्वल्स टू b प्लस सी, वही ऑपरेशन है जैसे हम लोग पहले करते थे कि वेरिएबल जैसे सी में किया होगा या पाइथन आपने जिसमें कोडिंग करी उसमें आपने नॉर्मल लिख दिया a इक्वल्स टू b प्लस सी। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, वैसे तो आई एज्यूम कि आप लोगों को वेरिएबल्स आता ही होगा अगर आप यहाँ तक आए, लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा बहुत वेरिएबल का मैं बता देता हूँ। होता क्या है, हम लोग की जो मेमोरी होती है, ये मान लो हम लोगों की मेमोरी है, देन ये पूरी मेमोरी बहुत छोटे सेल्स में बटी होती है। ठीक है, अब ये जो यहाँ का जो एक सिंगल सेल होता है, ये जो एक सिंगल है इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक, अब इस सिंगल सेल को आप रिफर कैसे करोगे, मतलब आप कैसे कहोगे कि ये वाला सेल, तो उसके लिए आपको क्या बोलाना पड़ेगा, इसको एक देना पड़ेगा एड्रेस। ठीक है, आप क्या देते हो, इसको एक एड्रेस देते हो। वैसे तो टू बी इन कंप्यूटर की उसमें, कंप्यूटर तो एक्चुअली में सब कुछ बाइनरी में चलता है ना, तो कंप्यूटर एड्रेस भी बाइनरी में देता है, जस्ट लाइक उसने
इसको दे दिया 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, मतलब वो ऐसे एड्रेसेस देता चला जाएगा। इसमें बिट्स कितने कंज्यूम होंगे ये भी उन सब से डिपेंड करता है। खैर अभी के लिए हम लोग अपने ईच के लिए एड्रेस को ऐसे ना लेकर के बल्कि अपने नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में ले लेते हैं कि मान लो ये हम लोग का 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक। ऐसे हम लोग इनको डिनोट कराएंगे अपने ईच के लिए। ऐसा होता है नहीं, ईच के लिए हम लोग दिखा रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे ए स्टोर है, यहाँ पे बी स्टोर है और यहाँ पे सी स्टोर है। ए का एड्रेस मान लो हमारा 1020 है, बी का एड्रेस मान लो 1040 है और सी का एड्रेस मान लो 1042 है, ठीक है। अब ये जो इनके एड्रेसेस हैं, आप इन एड्रेस को रिफ़र करने के लिए आप इनका एड्रेस तो नहीं याद रखोगे, ना ही आपको कंप्यूटर का एड्रेस बता रहा है। और आप जब कोडिंग कर रहे हो तो एड्रेस से रिफ़र नहीं करते, आप एक्चुअली क्या करते हो, आप ये उनके वेरिएबल्स उनको अलॉट कर देते। अब जब आपको 140 को एड्रेस करना है कि 140 एड्रेस पे जो है वो लाओ, तो आप क्या कहते हो, ए का हमको वो चाहिए वैल्यू, और ए जो है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है, सॉरी 1020 के बराबर है। आप लोग ने अगर सी में थोड़ा बहुत और आगे पढ़ा होगा तो पॉइंटर वाइंटर में देखो होता भी कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये आपको वो दे देता है, आपको पर्टिकुलर उसका एड्रेस दे देता है, जिससे आप फर्दर पॉइंटर में स्टोर होता है वो सब चीज़ें। खैर वो उधर नहीं जाते, सिर्फ इतना समझो कि हाँ जब ऐसे लिखते हैं तो हम लोग उसका एड्रेस भी फेच कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोगों ने ये समझ लिया कि अगर हमको ए है तो ए का जहाँ पे स्टोर होगा वहाँ का एक पर्टिकुलर एड्रेस होएगा, ठीक। इसको और करने से पहले एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जो प्लस करने वाले हो, ये तो समझ लिया कि वेरिएबल्स कैसे स्टोर होंगे, ठीक है। ये जो प्लस करने वाले हो, ये प्लस कैसे करते हो, पहले भी हमने थोड़ा सा एक क्लू देखा था कि ALU से। अब ALU में आते हैं 2 इनपुट और एक जाता है आउटपुट। इनपुट के बारे में और आउटपुट के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इनपुट कहाँ से ले सकते हो, कहाँ से नहीं ले सकते हो, आउटपुट आपका कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है। इन सब के बारे में एक डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का ALU फर्दर होके एक चैप्टर आएगा, देन उसमें हम लोग पूरा यही पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो हम लोग वहाँ पे ये भी पढ़ लेंगे कि हाँ इनपुट कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है, रजिस्टर से आता है, एक्यूमुलेटर से भी आ सकता है। अभी के लिए आपके लिए रजिस्टर एक्यूमुलेटर शब्द में मान के चलता हूँ, अगर आपने कहीं पहले किसी और से नहीं पढ़ा तो बिल्कुल से अननोन है, तो मैं उनका यूज नहीं कर रहा हूँ। अब बस इतना समझो कि 2 इनपुट आते हैं, एक आउटपुट जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 इनपुट आते हैं, मात्र 2 इनपुट। इसका मतलब अगर मैं A=B + C + D भी कर लेता ना, तो भी ये एक बार में तीनों ऑपरेशन कर पाता है। पहले 2 करता, मान लो इसका आंसर x आ गया, देन उसको D में प्लस करता। मतलब ये एक बार में ये सिर्फ 2 ऑपरेंड्स लेगा, 2 से ज़्यादा ऑपरेंड नहीं लेगा। ऑपरेंड वो होता है जिस पर हम लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने 2 इन्फॉर्मेशन समझी, जिस 2 इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरी है ये करने के लिए कि आप इसको करोगे कैसे। पहली इन्फॉर्मेशन मेमोरी क्या होती है, उसमें एड्रेस कैसे होते हैं, सेल क्या होता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ALU कैसे वर्क करता है, ALU की क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। चल अब आगे देखते हैं कि अभी ऑपरेशन हम लोग एक्चुअली में करेंगे कैसे। सबसे पहली चीज़ तो ये ऑपरेशन हमने पहले भी पढ़ा था, जो एक ALU होता है, मतलब जो हम लोग का ALU भी छोड़ो, जो कंप्यूटर होता है वो जो भी प्रोसेसिंग करता है वो कैसे करता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब कि आपको पहले वो इंस्ट्रक्शन मिलेगा, देन जो इंस्ट्रक्शन कह रहा होगा वो चीज़ आप करोगे, ठीक है। ये चीज़ है A=B + C कहना है, ये भी हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्ट्रक्शन में ही स्टोर होगी। और इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होते हैं, इंस्ट्रक्शन भी मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। तो मान लो हम लोग का इंस्ट्रक्शन 1 यहीं स्टोर है और इसी के कहीं थोड़ा मोड़ा नीचे इंस्ट्रक्शन 2 भी स्टोर है, ठीक है। मान लो इंस्ट्रक्शन 1 कुछ और था, जो कोई भी ऑपरेशन रहा हो, हम लोग का इंस्ट्रक्शन 2 ये है। इंस्ट्रक्शन 2 क्या है, A=B + C कहना है। तो सबसे पहले तो आपको इस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर पढ़ेगा तभी तो ये करने जाएगा ना। तो बात ये आती है कि अब ये इंस्ट्रक्शन तुम खुद कहाँ से लाओ। तो एक तरीका क्या, मतलब आप लोगों के दिमाग में देखो ये रहा CPU। इसके बारे में जितनी हम लोगों ने अब तक अंडरस्टैंडिंग समझी उतना ही इसके अंदर ले गए। CPU था, CPU के अंदर एक ALU था, ठीक है। अब एक कंट्रोल यूनिट भी था, यही नीचे बना देते हैं छोटा सा, कंट्रोल यूनिट भी था। तो अब कंट्रोल यूनिट इसको ये इंस्ट्रक्ट कर सकता है किसी भी चीज़ को कि हाँ ये काम करना है, लेकिन कंप्यूटर पहले कंट्रोल यूनिट को भी तो पता चले कि ये काम करना है।
तब वो आगे चल के लोगों को बताएगा ना कि हाँ ये काम करो। और ALU ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ALU को पहले ये पहुँचे तो उस तक कि B+C को ऐड करना है। तो अब हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन यहाँ तक लेके जाना है। एक फंडा क्या हो सकता है आप लोगों के, मैं काफ़ी निराकारक, इसमें कौन थोड़ी बात है, CU को ये लेते हैं और ये इंस्ट्रक्शन 2 डायरेक्टली यहाँ पे फेच कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि सीधे CU उस इंस्ट्रक्शन से वो कर ले, मतलब बातचीत कर ले। CU उससे इंटरेक्ट करेगा, इसके लिए उसको पता होना चाहिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है वो एड्रेस नंबर 2 पे स्टोर है। अब ये बात बताना कि एड्रेस नंबर 2 पे वो स्टोर है, ये किसका काम होएगा, किसी न किसी का काम होएगा ना। तो ये काम होता है हम लोगों का एक, इसके लिए ये काम कोई बताए कि हाँ कौन सा करना है काम, इसके लिए हम लोग एक बना लेते हैं PC, ठीक है। ये एक स्पेशल रजिस्टर होता है। रजिस्टर क्या होता है वो भी मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक चीज़ हमको बनानी थी, इवन PC नाम भी हटाओ, ठीक है। एक हम लोग इसका एक वो बना लेते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं जहाँ पे हम लोगों को ये बताना है कि कौन सा ऑपरेशन अगला परफॉर्म होएगा। तो अगला इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एक ये बना लिया कि हाँ अगला इंस्ट्रक्शन जो भी आएगा उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होगा जहाँ पे मुझे पता लगे कि अगला इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, ठीक है। मतलब ये आपको एक ऐसी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, ठीक है। चलो अगला इंस्ट्रक्शन पता चल गया CU को कि हाँ ये वाला बुलाना है, ये इसको बुला भी लेगा, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, जो CPU होता है, इतना बिल्कुल बेसिक्स नॉलेज मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, आप आगे बार 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 टीचरों से सुनोगे और आपको खुद में भी थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज के नाम भी पता है कि CPU बहुत फास्ट होता है और मेमोरी काफ़ी स्लो होती है। CPU कहाँ माइक्रो सेकंड में चल रहा होता है, वहाँ नैनो सेकंड 100 200 300 नैनो सेकंड्स में, जैसी भी वो जिस टाइप की हो उस अकॉर्डिंग चल रही होती है। तो इतने हाई लेवल की चीज़ को अगर तुम उतने लो लेवल की चीज़ से अटैच कर भी देते हो, तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी, तुमने वहाँ से इंस्ट्रक्शन फेच किया, अब वो जब तक वो इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा है, धीमे 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 एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, तो तब तक क्या CPU वेट करेगा? नहीं ना। CPU को तो आपको फ्री रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, कि CPU इतना ज़्यादा, मतलब मेमोरी से जितना लीस्ट वो आप सीधे उसे फंसाओ। इट्स लाइक कि आपका एक सुपर हीरो है एंड एक आपका कहानी में एक बिल्कुल से स्लो डम सा पर्सन है, तो आप उस सुपर हीरो को जितना चाहोगे उतना उस डम पर्सन से दूर रखोगे ना, कि भाई वो डम पर्सन इसे स्लो कर सकता है हमारे इस फास्ट फ्लैश को, ठीक है। तो अब इस फ्लैश को उससे दूर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ये कह देते हैं कि भैया तुम आओ, लेकिन CPU पे ये सीधे CU के पास मत जाओ कि भैया तुम CU ALU के पास जाने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग एक और रख लेते हैं कि जहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगी। क्यों स्टोर कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन? जिससे कि हम लोगों के CPU को कोई बंदा ब्लॉक करके ना बैठ जाए। अदरवाइज अगर मैं सीधे इंस्ट्रक्शन से लेकर के उसको फेच करने की कोशिश करूँ, मतलब सीधे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ, मतलब कि मेमोरी से पढ़ते जाओ, CU से ऑपरेशन जनरेट करते हुए अंदर करते जाओ, दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे एक और चीज़ चाहिए होगी इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए। दो चीज़ें समझ में आ गई, एक ये चाहिए एक ये चाहिए, ठीक है। अब मान लो ये दोनों काम हो गए, ये दोनों काम आपने कर ली है, आपने एक ये कर लिया जो आपका अगला इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा और एक ये कर लिया जो इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब ये इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाना है, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शन को वहाँ से लेकर यहाँ तक लाना है। इसमें एक अलग अलग बना लेते हैं, यहीं पे एक इसका नंबर दे देते हैं 1, इसका नंबर दे देते हैं 2, ये हम लोग ने बनाया है कि हम लोग को यूज पड़ेगी, तो इनको हम लोग CPU के अंदर ही रख लेते हैं जिससे कि वो बहुत फास्ट चल रहे हो, ठीक है। और यही जो फास्ट चलने वाली चीज़ होती है इन्हीं को बोलते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये नया वर्ड बोल ही दिया है तो बता ही देते हैं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, कि मेमोरी की स्पीड होती है बहुत स्लो, क्योंकि मेमोरी ऑब्वियसली CPU से बाहर भी है, मेमोरी की प्रोसेसिंग स्पीड भी स्लो है, तो हम लोग एक चीज़ बना लेते हैं रजिस्टर्स जो इसी CPU के अंदर इनबिल्ट होंगे, उस बहुत उनकी स्पीड फास्ट होती है, हालांकि वो बहुत कम होते हैं अपने पास, बहुत कम उनकी स्टोरेज भी होती है, लेकिन उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। ये हम लोग रजिस्टर्स अंदर बने हुए, तो एक रजिस्टर नंबर 1 एक रजिस्टर नंबर 2 हमने बना दिया, एक है अगला इंस्ट्रक्शन बताएगा कि कौन सा एग्जीक्यूट करना है, एक है जो इंस्ट्रक्शन स्टोर कर रहा था। दोनों की वर्किंग मेरे को मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुकी है, ठीक है, यहाँ तक तो चलता है। अब मान लो कंप्यूटर को पता भी चल गया कि A=B+C करना है। अब तक की क्या अचीवमेंट्स है हम लोगों की, कि हम लोग कंप्यूटर को बता चुके हैं कि हाँ भैया A=B+C करना है, ठीक। अब उसको B+C कर कौन सकता है? ALU कर सकता है, ठीक है, ALU कर सकता है B+C। ये रहा हमारा ALU। आप इसको जैसे ही एक B और एक C दे दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ,
ओके, ए दिया है एंड बी प्लस सी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग बी और सी को सीधे मेमोरी के से अटैच कर सकते, मतलब क्या दिक्कत है? यहाँ से तुमने मेमोरी का पिन लिया, यहाँ से इसके ALU के इनपुट्स कनेक्ट कर दिया, वायरिंग ही तो है, कर लो आराम से, क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है। वो दिक्कत क्या हो रही है अगेन, कि जो तुम्हारा ALU है वो भी एक CPU का ही पार्ट है। ALU भी काफ़ी फास्ट ही चल रहा होता है, मेमोरी अगेन फिर से काफ़ी स्लो चल रही होती है। आप अगर फिर से वही काम करते हो कि बी और सी को उसके थ्रू फेच करते हो, डायरेक्ट मेमोरी से फेच करते हो, यहाँ पे ला के रखने की कोशिश करते हो, तो वो अगेन बहुत स्लो हो जाएगा। वो प्रोसीजर हम लोगों का ALU से काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़, पहला रीज़न समझ में आया। पहला रीज़न ये हो गया कि आप अगर सीधे वहाँ से लेके यहाँ तक फेच करके लाओगे तो हमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो एक ने कहा चलो बी और सी के लिए कोई रजिस्टर्स बना लेते हैं, कोई भी। अब बी और सी कुछ स्पेशल है क्या? बी सी डी मैं कुछ आगे और भी लाऊं तो मतलब कुछ हमको चाहिए होते होंगे ऐसे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कुछ हम लोग को रजिस्टर्स ऐसे भी चाहिए होते होंगे जो किसी काम के नहीं है, मतलब जिनका कोई स्पेशल पर्पज़ नहीं है इन लोगों के तरीके। ये सिर्फ इसलिए मैंने बुला ली जैसे कि बी और सी को स्टोर कर रखूँ, तो इनका नाम ही मतलब ये जनरल काम करे, ठीक है, मतलब कॉमन पर्सन बोल लेते हैं इनको, ठीक है। ये जितने भी कॉमन पर्सन है आप इसमें ला के स्टोर कर लोगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि अब आपको स्पीड का इशू नहीं आएगा। आप बी सी को जैसे फेच करोगे, मान लो यहाँ पे वो कॉमन पर्सन हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे से, अब आपको स्पीड का तो कोई इशू नहीं आएगा कि आप कभी जाओ जब चाहो तब उसको फेच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, मज़ा आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें मेमोरी में कितने सारी स्पेस, बहुत सारी स्पेसेस है। मेरे पास ऐसे छोटे छोटे से रजिस्टर्स कितने हैं जो मैंने खुद बनाए, अभी बहुत सारे बना लिए हैं मैंने, ये और लोग भी थे, बाकी सारे लोग। अब अगर मुझे यहाँ पे बार बार कोई भी एड्रेस भेजना हुआ कि जाओ इस एड्रेस से चीज़ें पकड़ के लाओ, या फिर इस वाले डेटा को यहाँ से पकड़ के लाओ और सीधे इससे कनेक्ट करो, मतलब एक बार फिर समझो कि मेरी इतने सारे ये हैं, मुझे चाहिए कि ये जो A है इसको मैं इनमें से किसी एक पे भी भेज सकूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ही इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे वायरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास अंदर जितने रजिस्टर्स हैं उन सबको ही बाहर तुम हर एक मेमोरी स्पेस से कनेक्ट कर रहे हो। हर एक से क्यों? क्योंकि हो सकता है ऑपरेंड यहाँ पे हो सकता है वहाँ पे हो, ठीक है। तो अब अगर गलती से भी तुमने ये काम कर दिया जो मैंने कहा कि हर एक रजिस्टर को हर एक बाहर के मेमोरी से कनेक्ट कर दिया है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर तुमने हर एक रजिस्टर को वहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करी है तो वायरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला काम तो नहीं कर सकते, मतलब हम लोग जो डेटा है उसको फेच करने के लिए हर एक रजिस्टर को हर एक उससे नहीं कनेक्ट कर सकते, ठीक है। ये प्लान तो हम लोग का फेल हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि हम लोग सिर्फ एक ऐसा रजिस्टर बना ले जहाँ से डाटा फेच करेंगे। जब हम लोग इनसे डाटा फेच करेंगे ABCD, मतलब किसी भी ऑपरेंड का डाटा फेच करेंगे या कोई भी डाटा फेच करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे जाके उसे स्टोर कर दे कि भाई अब ये डाटा यहाँ पे पड़ा रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझो कि हमने एक ये अब एक्स्ट्रा क्यों बनाया है, जिससे कि वो मैं अपना जितना भी डाटा लाऊं, जितना भी यहाँ से मैंने उठाया उसको मैं यहाँ पे ला के रख सकूँ, ठीक है, जिससे कि ऑल लोग से हर एक रजिस्टर से कनेक्ट ना करना पड़ जाए। इसका एक और रीज़न होता है, ये जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, ये 1 2 इसे मान लो 3rd वाले हैं, ठीक है। ये जो मैं 4th वाला बनाने जा रहा हूँ जो डाटा स्टोर करने के लिए है, ये जो मैंने डेटा स्टोर करने के लिए जो बनाया है, इसका एक और रीज़न भी है कि इसकी ज़रूरत मेरे को क्यों पड़ रही है। वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, थोड़ी मतलब ज़्यादा देने बस ज़रा इसी देर बाद, ठीक है। तो अभी के लिए ये पेज तो ऑलरेडी काफ़ी फिल हो चुका है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि अगला इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए, क्यों चाहिए, जिससे कि आपको पता हो कि इंस्ट्रक्शन कौन सा फेच करना है। दूसरा, आप अगर इंस्ट्रक्शन सीधे वहाँ से फेच करते जाओगे, CPU को बेचते जाओगे और ALU से काम कराते जाओगे, बहुत स्लो हो जाएगा एंड CPU इतना स्लो काम नहीं कर सकता। तुम्हारा वो इंस्ट्रक्शन धीमे धीमे फेच करो, धीमे धीमे से रन करो, ये काम आप नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते, ठीक। थर्ड, हम लोगों को किस लिए चाहिए था कि इतनी सारी चीज़ें जो थी ABC, जैसे इंस्ट्रक्शन से सीधे काम नहीं चल रहा था, वैसे इनके साथ भी और
एक और चीज़ कि ये जो इंस्ट्रक्शंस होता है ना, इसको भी पहले लाके तुम यहीं पे स्टोर करोगे। जो ये है फोर्थ वाला, इसमें ही स्टोर करो, क्योंकि अगेन वही बात है भाई, इंस्ट्रक्शन स्टोर करना है जिस रजिस्टर पे स्टोर करना है, तो अब बताओ वो क्या उन सब को उठा के वहाँ पे कहीं से भी कनेक्ट कर दोगे? तुमको अभी के लिए करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन के लिए अलग से उसको अटैच करना पड़ेगा ना। इससे बढ़िया क्या है, ये जो सारी वायर्स हैं इनको किसी ना किसी तरीके से इस चौथे वाले तक जहाँ पे डेटा स्टोर करो वहाँ पे बुला लो, और फिर डेटा स्टोर करने के बाद अगर वो एक इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन स्टोर करने वाले के पास भेज दो। समझ में आया? मतलब कुल मिला के अगर हमको कोई भी डाटा वहाँ से उठाना है तो उस डाटा को उठाने के लिए मैं यहाँ पे एक डेटा स्टोर करने वाला रख लूँ, कि कोई भी अगर अगला शख्स आएगा तो पहले इसके पास जाएगा, फिर यहाँ अंदर इन रजिस्टर्स के पास जाएगा। इसकी मेन वर्किंग क्या है, जिससे कि आपको बेफालतू की हर एक रजिस्टर को, ये जो फास्ट स्पीड वाले रजिस्टर्स है उसको हर एक मेमोरी लोकेशन से ना अटैच करना पड़ जाए। ठीक, होप सो इतना क्लियर हो चुका होगा। अब लोग आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत है। थोड़ा सा पेज क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा कौन सा पोर्शन हटा लिए, रजिस्टर्स वाला पोर्शन हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग होप सो ये थोड़ा ज़्यादा खुचर पुचर हो रहा है, हम लोग आगे चल के इसके प्रॉपर नोट्स भी है तो वहाँ से रेफर करेंगे। तो अब देखो इन सब के बाद अब मुझे एक बताओ, अगर कोई भी हमको चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे कि बी है, बी का कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस है, वो एड्रेस मेरे को बताना है कि इस एड्रेस पे जाओ और ये चीज़ उठा के फेच कर लो। ठीक है, ये एड्रेस जाओ और फेच कर लो। गौर से सुनना इस बात को, ये पहले वाले लॉजिक से मिसमैच कर सकते हो कि डेटा स्टोर करने वाली जो चीज़ है उसको ही तुम समझो कि वही वाली लॉजिक है, वाली लॉजिक नहीं है। गौर समझना, तुमने कहा कि बी को फेच करके लाओ, ठीक है, कंप्यूटर ने कहा ठीक है चलो बी को फेच करके लाएगी, कंप्यूटर बी को फेच करने जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर बी को लेने जा रहा है स्टोरेज से, मतलब मेमोरी से। ठीक, अब जब तक वो मेमोरी के पास लेके जाएगा, मेमोरी से मांगेगा, मेमोरी से पलट के दे रहा होगा बी की वैल्यू, तो मेरा तो कंप्यूटर बहुत फास्ट है, कंप्यूटर जहाँ पे एक ही काम थोड़ा करता रहेगा। कंप्यूटर ने कहा कि बी को लेके आओ, तब तक उसने दूसरा काम बता दिया, कोई भी दूसरा काम हो सकता है कि ALU में बी की वैल्यू स्टोर कर लो, या फिर वो कोई और अपने रजिस्टर को एक यहाँ का सामान यहाँ पे भेजने लगा, या कोई भी काम कर सकता है कि इसका सामान यहाँ पे भेज दो। तो होएगा क्या कि ये जो बी से मेमोरी लेने वाला काम है, इस काम को बीच में करते करते ही वो अचानक से बदल जाएगा। वो कहेगा भैया हमको कोई और काम करो, जैसे कि इनको ऐड कर लो, या फिर इसको प्लस कर लो, या सी को भी फेच कर लो, या इस रजिस्टर से उस रजिस्टर में कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर लो। तो जो मैंने बात कही इस रजिस्टर से उस रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर लो, तो इसके लिए तो मेरे को एक एड्रेस ही जनरेट करना पड़ जाएगा। CPU में इंटरनली क्या हुआ, एक एड्रेस ही तो वो पास करेगा फिर से कि इसने ये काम करने के लिए क्या दिया था, एड्रेस दिया था। किसका दिया था, बी का दिया था। ठीक है, अब सडनली उसको अंदर ही अंदर कोई काम हुआ, इस रजिस्टर को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना हुआ, कोई भी और इंस्ट्रक्शन देनी हुई, तो उसके पास वो क्या करेगा, फिर से यही काम कर देगा, वहाँ पे कुछ और हो जाएगा, मतलब उसने कुछ कोई और चीज़ कर दी कि R1 में कुछ भेजो। ठीक है, तो अब सडनली अगर ये काम बीच में शुरू हो गया तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, R1 का एड्रेस। दो R1 के एड्रेस नहीं होते, रजिस्टर्स के एड्रेस नहीं होते, लेकिन फिर भी मान लो जो कुछ भी आर्बिट्रेरी उसने बनाया होगा वो एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो ये R1 का एड्रेस अब वहाँ पे चलने लगा। सडनली तुम यहाँ पे जा रहे थे, अब तुम्हारे दिमाग में ये चलने लगा, मतलब जो इंस्ट्रक्शन था उसमें पहले ये था, अब ये चलने लगा। अब वो तो बेचा कन्फ्यूज हो जाएगा, वो तो वो वाला जो सिस्टम है कि बी वाले को लाना है, वो तो वहीं पर हाल्ट हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। तो इस वजह से अब हम लोग को कोई एक तीसरी चीज़ और चाहिए कि अगर कंप्यूटर बता दे कि मुझको बी का मेमोरी से ला के दो, तो एक कोई शख्स हो जो बी के एड्रेस को पकड़ के बैठ जाए कि अब हमको बी का एड्रेस लाना है, तो हम बी का एड्रेस ही लोड करे रहेंगे, कंप्यूटर अंदर अपना जो कुछ काम कर रहा होगा उस काम को मैं हिंडर नहीं करूँगा। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने बात कही है, इसको आगे चल के अभी दूंगा कि कैसे हम लोग का जो कंप्यूटर होता है वो इंटरनली CPU भी जो भेज रहा होता है, इट्स लाइक CPU के पास भी एक ही रोड है, वो एक रोड से ही एक बार में इंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ भेजता है, और वन लेन इवन ऐसी रोड है कि जिसपे एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। तो अब वहाँ पे तुम पर्टिकुलरली एक ही लोग जा सकते थे, या तो ऊपर वाला काम या तो नीचे वाला काम। ठीक है, तो अब इसलिए कि ये ऊपर वाला काम होता है, नीचे वाला काम भी, कंप्यूटर फास्ट है, मतलब CPU फास्ट है, तो CPU ये नीचे वाला काम भी करता रहे, ऐसे 10 काम करता रहे। ऊपर वाला जो काम है कि मेमोरी से कोई भी छोटी सी चीज़ ला रहे हो, उस एड्रेस को बार बार चेंज ना करना पड़ जाए, तो हम लोग को एक और ज़रूरत पड़ जाएगी, उसको हम लोग मान लो यहाँ पे बना देते हैं एड्रेस स्टोर करने वाला।
ये क्या करेगा, जो ऑपरेंड है उसका एड्रेस स्टोर करके रख लेगा। ये कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5th। ये 5th क्या करेगा कि आपको जो भी एड्रेस कहा गया था ये उस एड्रेस को पकड़ के रख लेगा कि भाई अब मैंने ये एड्रेस ले लिया है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और एड्रेस मैं फेच करके ही ला के दूंगा तुमको। अब तक की बातें सारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो यही जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इन सारी चीज़ों को अब देखो, इनमें से रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ में आया था कि रजिस्टर्स की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि मेमोरी स्लो थी, ये बहुत फास्ट था। अगर ये सीधे इनसे काम चला रहा होता, ऑपरेंड सीधे फेच कर रहा होता, सीधे इंस्ट्रक्शंस फेच कर रहा होता, तो काम ना चलता, क्योंकि हम लोगों को कुछ फास्ट चाहिए था। तो हमने क्या बनाया, अंदर ये रजिस्टर्स बनाए छोटे छोटे से, जो खुद सीपीयू के अंदर थे, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब कुछ कुछ रजिस्टर्स के काम अलग थे, कुछ कुछ रजिस्टर्स की, जैसे इसका काम था कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा आना है, ज़रूरी है आपको पता रखना। दूसरा, इंस्ट्रक्शन कौन सा स्टोर होएगा, ये भी ज़रूरी है कि आप इंस्ट्रक्शन अगर डायरेक्टली वहाँ से फेच करने लगोगे, धीमे धीमे करके एग्जीक्यूट करने लगोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से उसको ला के स्टोर करके रख लेना ज़रूरी है कि फास्ट लोगों को फास्ट लोगों के साथ रखो, ठीक। फिर अब यहाँ से इंस्ट्रक्शन भी ले आए। अब जब ऑपरेंड्स ला रहे थे, मतलब जिन पे ऑपरेशन करना है, उनको भी अगर तुम डायरेक्ट यहाँ मेमोरी से एएलयू में भेजने की कोशिश करोगे तो भाई वो भी फास्ट है, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से हमने उनको जनरल पर्पज, मतलब कॉमन पर्सन रख लिए, जो कहीं से भी उठा के आप इनमें डाटा फीड कर सकते हो। BCD कोई भी ऑपरेंड है वो आप फीड कर सकते हो, इवन और भी कोई टेम्परेरी रिजल्ट है तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। ये भी काम हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या दिक्कत हो रही थी, एक डेटा स्टोर करने के लिए ज़रूरत पड़ गई। डेटा स्टोर करने के लिए ज़रूरत पड़ गई कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ उठा के ला रहे हैं A, B और C की वैल्यू, तो भाई वो काम तो धीमे धीमे हो रहा है ना। अगर कंप्यूटर को वो इतने धीमे काम में मतलब वो चलेगा तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तो मुझे पहली चीज़ तो धीमे काम, दूसरी चीज़ ये कि ये हर एक से अगर मैं कनेक्ट करने चला जाऊँ तो मुझे दिक्कत हो रही थी, बहुत दिक्कत हो जाती, कर मुझे हर एक से करना पड़ता। तो इस वजह से इन सबको उठा के सिर्फ एक उससे कनेक्ट कर लिया, जो था हम लोगों का ये डेटा स्टोर करने वाला, और बाकी जो भी लोग थे, इवन ये जो इंस्ट्रक्शन स्टोर करने वाला, वो उसको भी अगर कोई चीज़ लेनी होती तो वो यहीं से लेता। समझ में आ गया। फिर एक और बात कि अगर इनको पता है, मान लो इंस्ट्रक्शन तो हम लोग को पता चलेगा कि B का एड्रेस क्या है, B का एड्रेस क्या है 1040, तो ये मुझे लाना है, तो कैसे लाऊंगा, ये मुझे 1040 पता लगेगा कि B का एड्रेस है। तो इस एड्रेस को आपको एक एड्रेस स्टोर करने वाले पे भेजना पड़ा। क्यों भेजना पड़ा, क्योंकि हम लोगों का अंदर अंदर कंप्यूटर ने अगर एक काम बता दिया है कि B से एड्रेस लेकर के आओ, लेकिन अगर कंप्यूटर मान लो बीच में कुछ और काम करने लगा, कंप्यूटर के पास अभी मैंने बताया एक सिंगल लाइन ही वो होती है, वो उस पर एक बार में एक ही काम भेजेगा। अब अगर वो इसने ये कहा B से मेमोरी लाने का काम, अचानक उसने कुछ अपना R1 में R2 भेजो, या R1 में कुछ वैल्यू भेजो, या कुछ एक्यूमुलेटर करो, या फिर कुछ भी अंदर वाली कोई इंटरनल वर्किंग उसने कर ली, तो ये वाला सिस्टम तो हाल्ट हो गया। ये B वाली मेमोरी तो उसे वो भूल गया ना अचानक से कि ये काम भी हो रहा था, तो अब वो दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से मैंने एक एड्रेस स्टोर करने वाला भी अलग से बना लिया कि वो एड्रेस स्टोर करके रखता चला जाएगा, ठीक। ये कर रहा है बिल्कुल कॉमन काम, इस वजह से इसको बोलते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ये लोग कर रहे हैं बहुत स्पेशल काम, तो इस वजह से इनको बोल रहे होते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स। थोड़े और स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स भी है, और इसी फ्लो में इसी तरीके से हम लोग उनको भी पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना बहुत प्रॉपरली मतलब नोट करना हो जो कुछ भी उतना नोट कर लो, एक बार में डाटा नहीं इतना फीड करेगा। चलो, तो हम लोगों का एक बार फिर से आप देखो बिल्कुल चीज़ों को क्लियरिटी हम लोगों के पास आ चुकी है। सिंगल ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए था कि इंस्ट्रक्शन आपके पास खुद से होए। तो इंस्ट्रक्शन इसको कोई ना कोई शख्स मतलब बताए कि इंस्ट्रक्शन को पकड़ के लाना है, जैसे कि सीयू समझे तो कि क्या इंस्ट्रक्शन पकड़ के लाना है। जो इंसान को पकड़ के लाता है, जो अगले इंस्ट्रक्शन का वो होल्ड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो एक प्रोग्राम काउंटर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको चीज़ें होल्ड करके मतलब पकड़ के ला के देता है, आपको अगला इंस्ट्रक्शन बताता है। कुल मिला के ये क्या बताता है, अगला इंस्ट्रक्शन बताता है कि आपका अगला इंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है, आप उसे कैसे लाओगे, ठीक है। नॉर्मली जनरली हम लोगों का इंस्ट्रक्शन सीरियल वाइज ही चल रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे लगातार एक बारी में सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं। तो मान लो कोई भी प्रोग्राम है तो ये पूरा प्रोग्राम एक बार में एक के बाद एक स्टोर होता है मेमोरी में। तो हम लोग अगर ब्रांचिंग नहीं करते, ब्रांचिंग मतलब
जो हम लोग बीच में यूज करते थे फॉर लूप, या फिर हम लोग का वाइल लूप, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती थी, जिसमें हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ ऑपरेशंस करने हैं कि नहीं करने, वाले डिसीजंस ना लेने हो, तो एक सिक्वेंशियल तरीके से चलता है। इस वजह से लोग कह सकते हो कि पी सी इक्वल्स टू PC+1 होता है, ठीक। लेकिन इसका एक परफेक्टली मैंने आपको लॉजिक दे रखा है कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप एक के बाद अगले इंस्ट्रक्शन को फेच करने की कोशिश करो। यहाँ पे जो +1 है ये भी एक बहुत आर्बिट्रेरी चीज़ है, आर्बिट्रेरी मतलब बहुत कॉमन मान लेने वाली चीज़ है कि ये +1 होता है। नहीं, +1 जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इंस्ट्रक्शन के बाद अगला इंस्ट्रक्शन आपको फेच करने की कोशिश करनी है। तो मान लो अगर मेरा पहला इंस्ट्रक्शन 1 पे है, दूसरा इंस्ट्रक्शन 2 पे ना हुआ, पहला इंस्ट्रक्शन 1 पे, दूसरा इंस्ट्रक्शन 3 पे हुआ। अब बात आएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो खुद ही इतना लंबा हो कि 1 और 2 दोनों पे स्टोर हो। तो अगर 1 और 2 दोनों पे स्टोर होगा तो आपको अगला इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए कहाँ अगला लिस्ट पे जाना पड़ेगा ना। तो जैसे PC इक्वल्स टू PC+1 भी मतलब 1 एक आर्बिट्ररी चीज़ होती है, आप क्या प्लस करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है काइंडा। एंड सेकेंड थिंग, फेच कर लिया, अब फेच करके ला के जहाँ पे रखते हो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मैंने बताया था ना कि एक जगह होती है जहाँ से आप ला के रख रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस को, ठीक, उनको लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब आप डाटा ले भी मतलब आप इंस्ट्रक्शन क्या था वो भी आपको पता लगा कि कहाँ से लेके आना है, एंड वो डाटा आप ले भी आए हो, ठीक है। फिर अब आपने कहा कि इससे कुछ मेरे डेटा ऑपरेंड्स होंगे जिनको मुझे पकड़ के लाना है A और B और C को। आप इसको डायरेक्टली मेमोरी में क्यों नहीं कर पा रहे, तो वही स्पीड वाली बात है और बार बार तुम्हें कनेक्ट करने वाली बात है कि आप ABC को हर एक उससे रजिस्टर्स थोड़ा कनेक्ट करो। सबसे पहले तुमने रजिस्टर्स ही पढ़ा था कि रजिस्टर्स क्या होता है, हम लोग के बहुत फास्ट स्पीड वाले मेमोरी स्पेसेस जो हम लोगों के खुद प्रोसेसर के अंदर ही अलॉट होते हैं, जिससे कि आप सारे काम बहुत जल्दी कर सको। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक डेटा रजिस्टर, DAR, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक और पढ़ा था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। ये कर रहा था आपके एड्रेस को होल्ड करके रख रहा था। किस लिए होल्ड कर रहा था, जिससे कि आप जो भी चीज़ लाओ उस चीज़ को आपको स्टोर करने की आपको एक जगह मिल जाए। मतलब आप कोई भी चीज़ डेटा रजिस्टर किस लिए, जिससे कि आप जो कुछ भी चीज़ लाओ उसको स्टोर करने को मिल जाए। MAR किस लिए, जिससे कि आपको जब भी कोई भी चीज़ भेजनी है, ठीक है, तो आप उसको कैसे भेजोगे। अगर आप भेजोगे और फिर कंप्यूटर ने काम स्विच कर दिया, मतलब प्रोसेसर ने अपना काम चेंज कर लिया, तो वो आपकी वो एड्रेस हट जाएगा। इस वजह से हमको एक MAR की ज़रूरत पड़ती है, जिसको एड्रेस को होल्ड कर करके कि नहीं मेरे को यही एड्रेस चाहिए। फिर हम लोग क्या कहते हैं, कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर्स थे। ये किस लिए काम आ रहे थे, कि हम लोग का कोई भी नॉर्मल सी चीज़ होए उसको आप स्टोर करके रख सको, जनरल पर्पज रजिस्टर्स, ठीक है। इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लोगों के कुछ रजिस्टर्स और बचे हैं, लेकिन उन्हें खैर अभी हम लोगों की कंसर्न वाली बात है नहीं। हम लोग जब जैसे जैसे पढ़ते आएंगे, अभी इस ऑपरेशन को करने के लिए हम लोगों ने इतना कुछ बेस बना रखा है। DAR और MAR का फुल फॉर्म हाँ, इसका है डेटा रजिस्टर, इसका है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। डेटा रजिस्टर से डेटा बफर रजिस्टर बोलते हैं, बफर आगे पढ़ेंगे तब हम बताते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। होप से सारे रजिस्टर सब हम लोगों को क्लियर होंगे। अब हम लोगों को जो ऊपर काम लिखा हुआ है A=B+C उसको करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रजिस्टर्स मैंने जितने बना लिए हैं उनको मैं प्रोग्राम में अपने जब करूँगा तब उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे CPU की थोड़ी बहुत हमको और अंडरस्टैंडिंग हुई कि CPU में हम लोगों को एक ALU था, ठीक है, एक CU था, ठीक है। ऊपर कुछ रजिस्टर्स भी और चाहिए थे, जैसे एक पहला रजिस्टर जो प्रोग्राम को काउंट करता है, प्रोग्राम काउंटर। दूसरा रजिस्टर जो हम लोग एक्चुअली में ये देखता है कि प्रोग्राम को लाओगे, ले आएगा इंस्ट्रक्शन को, तो रखोगे कहाँ पे, IR। इनको इनके बाहर लिखते हैं, जैसे कि ये काम मतलब इनके अंदर कुछ लिख सके। ये हम लोग का PC हो गया, ये हम लोग का IR हो गया। देन आप डेटा को जब फेच करते हो तो किस में जाता है, डेटा रजिस्टर में, ठीक, DAR। अगर आप कुछ और भी चीज़ फेच कर रहे होते हो तो भी वो उसी में जाता है। जैसे कि अगर तुम इंस्ट्रक्शन में फेच कर रहे हो तो कंप्यूटर का क्या, वो एक डेटा ही है ना अभी के लिए, तो वो भी उसी में जाता है। फिर हम लोगों का और क्या होता है
कि एक होता है MAR जो हम लोग उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब प्रोग्राम को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। मान लो इंस्ट्रक्शन 1 पे अब तक था कोड, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन 1 पे जब कोड रहा होएगा तो उसकी वैल्यू मतलब उसमें जैसे इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ होगा तो उसमें स्टोर हो गया होगा कि आपके अगली वैल्यू होनी चाहिए उसमें। पहले ही जब आपका इंस्ट्रक्शन 1 जैसे लोड हुआ होगा वैसे उसमें जो PC की वैल्यू होगी वो 2 हो गई होगी। कैसे हो गई होगी? जब इंस्ट्रक्शन 1 नहीं हुआ होएगा, जब मान लो आप यहाँ पे होते तब इसकी वैल्यू रही होती 0, ठीक है। तब इसकी वैल्यू कितनी रही होती? PC के लिए रही होती 0। जैसे आप इंस्ट्रक्शन नहीं, एक मिनट को, PC की वैल्यू 0 कैसे रहेगी? तब PC की वैल्यू रही होती 1। जब आप यहाँ पे थे तो क्या थी PC की वैल्यू? मान लो यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रक्शन 0 है, तो जब आप यहाँ पे थे तब इसकी वैल्यू रही थी 1। ये 1 क्यों रही थी? क्योंकि अगले उसके पॉइंट कर रहा था कि अगला लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जैसे आपका इंस्ट्रक्शन 1 आफ्टर इंस्ट्रक्शन 1 लोडिंग, ठीक है, आपका इंस्ट्रक्शन जैसे ही लोड हो गया तुरंत, लोड वर्ड एक बहुत वैसा वर्ड है नॉन टेक्निकल, उसका एक टेक्निकल वर्ड क्या होता है उन लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जब ये एक्चुअली फेच हो चुका होता है, जैसे फेच होता है वैसे हम लोगों का हो जाता है। तो जैसे आपका इंस्ट्रक्शन लोड हुआ तुरंत PC कहने लगा अब अगले वाले के बात करेंगे, तो इंस्ट्रक्शन तुरंत कहने लगा कि 2 वाले की बात करेंगे। तो यहाँ पे इस समय क्या है इंस्ट्रक्शन में PC की वैल्यू अभी के लिए क्या है 2। जैसे ही 2 है तो वो कहेगा फेच करके लाना है। कैसे फेच करके लाना है? इसको फेच करके लाता है इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, स्टोर कौन सी पोजीशन पे? 2 पोजीशन। मतलब MAR ने कहा कि मुझे 2 एड्रेस वाली चीज़ चाहिए, ठीक है। मतलब MAR की वैल्यू मैंने 2 कर दी कि जाओ 2 नंबर पे जो कुछ भी उसे फेच करके ले आओ। जब मैं उसे फेच करके ले आऊँगा तो इंस्ट्रक्शन में 2 फेच होकर सबसे पहले इंसान कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 यहाँ पे लोड हो गया। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 2 था क्या? एक इंस्ट्रक्शन है तो उसको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 यहाँ पे लोड हो चुका है। हाँ बाय द वे, जैसे ही मैंने इंस्ट्रक्शन 2 को फेच किया तुरंत ये वैल्यू बदल के आगे 3 हो जाती है, प्लस हो गई, ठीक है। एक बाय एक अब इसकी वर्किंग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या हुआ था? सबसे पहला काम हम लोगों का हुआ था कि आपने इसकी वैल्यू जो PC की वैल्यू है वो आपने किस में भेजी थी? हम लोगों के MAR में भेजी थी। तो MAR में किसकी वैल्यू भेजती थी? PC की वैल्यू। ये नॉर्मल हम लोगों का ये डिनोटेशन, ऐसे तो RTL इसे बोलते हैं, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, लेकिन अभी के लिए हम लोग आर्बिट्री, मतलब देखो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एरो शो कराता है कि आपने इसकी वैल्यू इसमें रेफर कर दी है, इसमें इसकी वैल्यू आपने इसमें भेज दी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले PC की वैल्यू MAR में भेज दी, जिससे क्या उसको पता लगेगा कि MAR को ये एड्रेस फेच करके लाना है। फिर इसी सेम स्टेप में हम लोगों का PC की वैल्यू PC इक्वल्स टू PC+1 हो गई, मतलब PC की वैल्यू एक और बढ़ गई, ठीक है। फिर अगला मान लो क्या हुआ, अगले स्टेप क्या हुआ? ये गया, इसने मेमोरी से कहा कि ये चीज़ हमको ला के दो, एंड देन ये DAR में हम लोगों की वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्या होगा? DAR में जो कुछ भी AR के एड्रेस पे स्टोर था, MAR के एड्रेस पे, वो चीज़ आपकी स्टोर हो जाएगी। ये जो मैंने डिनोटेशन लिखा है अगेन एक आगे स्टैंडर्ड डिनोटेशन है कि जो कुछ भी MAR, मतलब कौन सा एड्रेस, MAR का एड्रेस कितना है पर्टिकुलरली, MAR का एड्रेस पर्टिकुलरली 2, जो कुछ भी एड्रेस नंबर 2 पे है, मेमोरी में एड्रेस नंबर 2 पे है, उसको लाकर DAR पे स्टोर कर लो। हो गया स्टोर? कोई दिक्कत है अब तक? नहीं। चलो मैं मान के चलता हूँ कि नहीं हो रही है अब तक कोई दिक्कत। अब आपको अगला काम क्या करना है? DAR में स्टोर भी हो गया। अब ये जो वैल्यू है वो अब किसके पास जानी चाहिए थी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। तो DAR से आपने चीज़ को उसको भेज दी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भेज दी DAR से, ठीक है। ये वाला काम भी हो गया। अब इंस्ट्रक्शन फेच भी कर लिया, ला के रख भी लिया। अब ये इंस्ट्रक्शन जब IR में पहुंच जाएगा तो IR में पहुंचते मानिए वो उसे डिकोड सब कुछ कर लेगा। अब यहाँ तक का प्रोसीजर वो था जो हम लोग ने समझ चुका था। अब IR में चीज़ पहुंच चुकी है, अब इंस्ट्रक्शन क्या है वो पर्टिकुलर से पता चल चुका है। अब हम लोग और आगे इनिशिएट कर सकते हैं। क्या इनिशिएट कर सकते हैं कि एक्चुअली में वो ALU रोल में है और कहे अब हम करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कोने का पोर्शन ये इरेज कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ALU काम करना शुरू करेगा तो कैसे काम करेगा। A B, ठीक है।
अब जब आप इसमें ए और बी नहीं भेजोगे, अब एक्चुअली में आपने जब ये इंस्ट्रक्शन सॉरी यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन फैच हुआ था तो आईआर को पता चला कि हाँ मुझे इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ए को बी प्लस सी करना है, तो बी और सी को पकड़ के लाएगा। अब बी और सी को पकड़ के कैसे लाएगा, अगेन वही सेम काम। अब उसको बी को पकड़ने जाना है तो बी का एड्रेस किधर भेज देगा, एम के पास। क्या करेगा, जो बी का एड्रेस है उसको भेज देगा एम में, ठीक। अब एम के अंदर किसका एड्रेस है, यहाँ पे बी का एड्रेस आ जाएगा। बी का एड्रेस है एक्चुअली में कितना 1040, तो बी इसमें आ जाएगा 1040, ठीक है। अब ये जो DAR होएगा इसमें अब आपका अगला इंस्ट्रक्शन वो जब फेच करके ले आएगा तो कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे गए, इसमें मान लो बी की वैल्यू 4 है, ठीक, तो यहाँ पे पकड़ के ले आएगा 4। आपने किया क्या कि ये जो MAR में जब आप वो लोड कर चुके हो तो आपने MAR की वैल्यू उठाई, जो कुछ भी इस पोजीशन पे हो उसके इस पे जाओ, एंड देन उसकी वैल्यू लाकर तुम DR में रख दो। एक बार फिर समझो, MAR का एड्रेस, ठीक है, MAR की जो एक्चुअल वैल्यू, MAR की एक्चुअल वैल्यू कितनी 1040, वहाँ पे गए, वहाँ पे जो कुछ भी रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, 4 रखा हुआ था, उसको लाके आपने DR में रख दिया, DR में आ गया 4। अब ये वैल्यू क्या DR में रख के छोड़ दूँ क्या, मेरा एक्चुअल पर्पज क्या था कि मुझे इसको स्टोर करना है, मतलब मुझे इसको यूज करना है, तो यूज करने के लिए क्या कोई एक पर्टिकुलर और कोई जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, ऐसे ऐसे ढेर सारे यहाँ पे बने हुए हैं। कोई जनरल पर्पज रजिस्टर R1 में शेयर कर देता हूँ। R1 में मैंने उठाया और किसकी वैल्यू भेज दी, DAR की वैल्यू भेज दी। सिमिलरली ये जो 4th और 5th वाला स्टेप है, इस पूरे स्टेप को मैं रिपीट करूँगा। अभी के लिए मैंने किसके लिए किया है, फॉर बी, यही बिल्कुल सेम मैं फॉर सी के लिए करूँगा, तो मेरे पास सी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मैं कर नहीं रहा हूँ, सिमिलरली फॉर सी करोगे तो अगर सी की वैल्यू मान लो आपके पास 11 हुई तो सी की वैल्यू आपकी मान लो मैंने R2 मिला के स्टोर कर दी, ठीक है। तो अब आपकी R2 की वैल्यू जो है वो कहाँ पे आ गई, सी में किसकी वैल्यू आ चुकी है, R2 की, सॉरी R2 में किसकी वैल्यू आ चुकी है, सी की। तो मान लो ये है यहाँ पे R1, ये है R2। R1 में वैल्यू आ गई है बी की वैल्यू थी 4 और उसमें आ गई है इसकी वैल्यू वो थी 11, ठीक है। तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसे। यहाँ पे जनरल पर्पज रजिस्टर्स थे, वैसे तो बहुत सारे थे, मैंने अभी के लिए सिर्फ 2 यूज किए, R1 और R2। R2 में बी की वैल्यू आई थी, बी की वैल्यू थी 4, R1 में सी की वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 11। नीचे हम लोगों का ALU और CU है ही है। ये अब मेरा काम हो चुका है, मेरे पास इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो अब मैं इसमें इनकी वैल्यू भेजूंगा, ALU में किसकी वैल्यू भेजूंगा, R1 और R2 की। R1 और R2 रजिस्टर्स है, क्या वो फास्ट है, हाँ बहुत फास्ट है, तो मैं उनसे वैल्यू ले सकता हूँ। तो ठीक है, अब ALU में कहाँ से वैल्यू फेच करके लाया हूँ मैं, रजिस्टर से वैल्यू फेच करके मैं ले आया हूँ, ठीक है। अब ALU मेरे को कुछ ना कुछ आउटपुट दे देगा। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो आउटपुट देगा, ये आउटपुट मैं कहाँ पे स्टोर करूँ, मतलब क्या मैं पर्टिकुलरली एक रजिस्टर लगा के रखूँ कि R1 R2 है तो एक और R3 इसको अलॉट करके रखूँ, कुछ ऐसा करूँ कि एक थर्ड ऐसे टेम्प्रेरी वेरिएबल, वैसे टेम्प्रेरी वेरिएबल इसको भी दे दूँ। मान लो अगर मैंने एक टेम्प्रेरी वेरिएबल इसे दे दिया, कोई एक रैंडम वेरिएबल मैंने इसको देने की कोशिश करी, फिर मुझे वहाँ से ये एड्रेस वापस कहाँ, एक एड्रेस पे लेके जाना है, फिर मैं वहाँ से लेके जाऊँगा, ठीक है। या फिर तो मैं क्या करूँगा कि अच्छा रुको बात को समझो, मुझे अगर किसी चीज़ की वायरिंग करनी पड़ गई, जैसे मान लो यहाँ पे एक R3 है, मैंने अगर इसको ALU के लिए भी यूज किया और इसको मैं टेम्प्रेरी वैल्यू उसके लिए भी यूज़ करता हुआ, तो मेरे पास दो काम हो जाएगा इसके लिए कि इधर से वैल्यू ला के रखी जा सकती थी, इधर से वैल्यू ला के रखी जा सकती थी ALU से भी। तो इसमें अब होगी दिक्कत। तो लोगों ने क्या कहा, नहीं एक काम करते हैं, ALU के साथ एक पर्टिकुलर रजिस्टर उसका रख देते हैं कि वो जो कुछ भी काम करेगा, उसका जो कुछ भी आंसर स्टोर करेगा वो वहीं पर स्टोर कर देगा। तो ALU अपना आंसर जहाँ पे लाता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर। क्या बोलते हैं, एक स्पेशल रजिस्टर, जैसे पिछले बताया था कि एक रजिस्टर होगा वो ALU का आंसर स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पे एक रजिस्टर होगा जो ALU का आंसर स्टोर करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर। उन्होंने एक नया वर्ड पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक्यूमुलेटर। इसका मतलब जो हम लोगों का 6th स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं, जो R1 प्लस R2 की वैल्यू है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, एक्यूमुलेटर में, AC में, ठीक है, समझ में आया। अब एक्यूमुलेटर से आप जहाँ चाहो वहाँ वैल्यू भेज दो। अब एक्यूमुलेटर से बाहर वैल्यू भेजने के लिए फिर से वही सेम प्रोसीजर है, वही लंबा सा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ
कोने पे, सॉरी, अगर मैं एक्यूमुलेटर से वैल्यू मेरे पास आ गई, एक्यूमुलेटर वैल्यू दोनों की प्लस होके आ गई कितनी, एंड बस वो 15 वैल्यू आ गई एक्यूमुलेटर में। मान लो ये चीज़ है, अभी मैंने इसका नाम बता दिया है कि ये हो गया एक्यूमुलेटर। अब ये 2 लोगों से नहीं अटैच है, सिर्फ इससे अटैच होता है, तो एक्यूमुलेटर हम लोगों का इसकी वैल्यू हो गई है 11 और वो 415। ठीक है, अब ये जो 15 है, अब इसको वापस से ए तक भेजना है। इसको ए तक भेजने के लिए फिर से वापस वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा कि मैं सबसे पहले मैं ए का एड्रेस स्टोर करूँगा MAR में, मतलब उसे बताऊँगा कि हाँ ये पर्टिकुलरली तुमको काम करना है। ठीक, MAR में मैंने कहा कि ए का एड्रेस ले लो, एंड देन फिर मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी वैल्यू भेजने के लिए कहाँ भेजूँगा, DAR के पास भेजूँगा। वैल्यू आए चाहे जाए, दोनों बार मुझे DAR से क्रॉस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब लोगों को अटैच नहीं किया रजिस्टर, सारे रजिस्टर्स को मेमोरी से अटैच नहीं किया, तो उसका मतलब ना ही डाटा उसमें ला सकते हो सीधे, ना ही डेटा भेज सकते हो सीधे, आपको उस पर्टिकुलर उसका यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोने में लेके चलते हैं कि आपको एक पर्टिकुलरली अब वो जो वैल्यू है AR में, यहाँ पे अब आप वैल्यू स्टोर करोगे MAR में, ए की वैल्यू जो कि है 1020। ठीक है, आप DAR में स्टोर करोगे उसकी वैल्यू, AC की वैल्यू। तो आपने क्या किया, AC की वैल्यू उठाई और DAR में स्टोर कर दी। AC की वैल्यू हो कितनी चुकी थी, 15। तो अब इसमें जो नई वैल्यू स्टोर होगी वो कितनी स्टोर होगी, 15 हो गई है। अब ये जो DAR में आपने AC की वैल्यू 15 स्टोर कर ली, अब आप इसे भेज सकते हो। अब आप क्या करोगे, MAR में जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है उसमें आपने 20 सेव कर लिया है। ठीक है, MAR में कितना सेव कर लिया है, 20, की आपको जो एड्रेस भेजना है वो अपने एड्रेस पे बता दे कि हाँ इस पर्टिकुलर एड्रेस पे वो चीज़ आप जाके भेज दो। ठीक है, अब तुम ये कह सकते हो कि हाँ MAR को जो मेमोरी एड्रेस है MMAR, इसको AR भी लिख सकते हैं, इसमें आप भेज दो DAR का एड्रेस। अब ये काम पर्टिकुलरली हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक और चीज़ हम लोगों ने थोड़ा सा पीछे मिस कर दी थी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब ALU आंसर जनरेट करता है एक्यूमुलेटर में, तो उसके बाद वो एक और चीज़ जनरेट करता है। काफ़ी बार हम लोगों को क्या होता है कि सिचुएशन चेक करनी होती है, कंडीशन चेक करनी होती है, वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 और नॉट, या वैल्यू इज पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, या फिर वैल्यू ये वाली बड़ी है, वो वाली वैल्यू बड़ी है। इन सारे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कंपैरिजन जो कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है कि जहाँ पे वैल्यू आई, मतलब जहाँ पे आंसर आया, जहाँ पे तुमने कंपेयर किया, वहाँ से तुम सीधे बता सकते हो ना। जैसे A+B की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या छोटी होगी, ये तुम बाद में कंपेयर करो, या जब तुमने प्लस करके निकाला तुरंत ही तुम बता सकते थे ना। या फिर एक चीज़ होती है ओवरफ्लो कर जाना, मतलब क्या होता है कि आपने अगर 1111, ठीक है, आपका 4 डिजिट वाला नंबर था, ऐसा अगर एक नंबर था 1 2 3 4 वाला, अगर ये 1 1 1 1 है, अगर आप इसमें +1 कर देते हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एंड अंदर हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, अब ये एक वैल्यू बाहर चली गई, इसको बोलते ओवरफ्लो। ये सारी जो कंडीशंस होती है, ये कंडीशन आप बाद में चेक करो या उसी समय चेक कर लो, क्या ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसी समय चेक कर लो। तो ALU के साथ ही एक और चीज़ अटैच होती है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसे, स्टेटस रजिस्टर। ये किस चीज़ का स्टेटस सेव करता है, ALU में जो करेंटली ऑपरेशन हुआ होता है उसका। हर बार जब नया ऑपरेशन होगा तो हर बार स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी। आप जब भी कंडीशन चेक कर रहे होते तो किसकी बेसिस पे कर रहे होते, स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू पे, जो किस पे तुरंत पीछे हुए, तुरंत अभी अभी हुए वाले ऑपरेशन पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, होप सो इतना सब कुछ समझ में आ चुका होगा, और ये वाला पोर्शन भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब इतना पहले डाइजेस्ट कर लो अच्छे से कि हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों को वो चाहिए था कि आपके पास होए, तो आपने उसको प्रोग्राम काउंटर, मतलब प्रोग्राम काउंटर जो स्टोर करता है कि अगली वैल्यू क्या है, उससे वो वैल्यू MAR में भेजी। MAR में क्यों भेजी, जिससे कि आपको एड्रेस पता, मतलब एड्रेस आप भेज पाओ कि इस एड्रेस से पिक करके लाना है इंस्ट्रक्शन को। फिर आपने PC वैल्यू +1 कर दी, क्यों, जिससे कि वो अगले इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर सके। फिर आपने MMAR किया, एंड देन MAR मतलब कि जो कुछ भी इस MAR के एड्रेस पे, MAR का एड्रेस जिसमें PC का एड्रेस है, PC जिसमें किसका एड्रेस है 2, मतलब इंस्ट्रक्शन नंबर 1 का, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का एड्रेस है, तो उसे जाके फेच कर ले आओ, किसमें स्टोर कर लो, DAR में। DAR में अब वो आ चुका, तो आपने उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेज दिया, क्योंकि वो एक इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, देन अब आपको जब पता लगा कि इंस्ट्रक्शन क्या था, A+B+C ये इंस्ट्रक्शन है, ये आपको अब पता चल चुका है। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, अब आप कहते हो उससे कि
जाओ, ये जो बी है, बी को लाने के लिए आप क्या करते हो, MAR में बी का एड्रेस स्टोर करते हैं। MAR में आपने बी का एड्रेस स्टोर कर दिया, जो अभी के लिए कितना था 1040, आपने यहाँ पे 1040 स्टोर कर दिया। एंड देन वो आपने भेज दिया DAR के पास, ठीक है, कि जाओ ये एड्रेस ले आओ और DAR में स्टोर कर लो। अब वो जब DAR में स्टोर हो गया, फिर DAR से आपने R1 भेज दिया। R1 एक टेम्परेरी हम लोगों का जनरल पर्पज रजिस्टर है जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो। सिमिलरली आपने C के लिए करके उसको R2 में स्टोर कर लिया। अब वैल्यू R1 और R2 में आ चुकी है, तो अब ALU काम कर सकता है, ALU एक्शन में आ सकता है। तो ALU ने वो ऑपरेशन किया, उससे एक आंसर जनरेट किया। आंसर को किसी भी एक रैंडम जनरल पर्पज रजिस्टर में भेजने से बढ़िया था कि एक पर्टिकुलरली उसको एक रजिस्टर अलॉट कर दिया। उस रजिस्टर को अलॉट करके हमने क्या नाम कर दे दिया, एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसके बाद इस आंसर के साथ कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होगी कि ओवरफ्लो तो नहीं हो गया, वैल्यू जीरो है कि मतलब पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जीरो है कि नॉन जीरो है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम लोगों ने एक चीज़ में स्टोर कर लिया, स्टेटस रजिस्टर में, ठीक है। एक अलग से रजिस्टर इसके लिए बना लिया। एंड देन जब ये काम हो चुका था तो आपने क्या किया, AC में R1 प्लस R2 स्टोर कर लिया, ठीक। अब एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो स्टोर हो चुकी है, दोनों की वैल्यू मिला के 15। अब वापस से आपको इसको स्टोर किसमें करना है, एंड में A में स्टोर करना है। वापस से वही सेम प्रोसीजर कि तुम AC की वैल्यू DAR में डालो, तो इससे क्या होगा, आप DAR में वैल्यू स्टोर कर DAR में कोई भेजिए जिससे कि बाद में आप किसी को भेज सको वो चीज़, ठीक है। फिर आपने DAR में MAR का वो भेज दिया कि MAR जहाँ पे अब नई वैल्यू अपडेट हो चुकी है, नई वैल्यू कितनी है हम लोग की 120 जहाँ पे भेजना है, एंड देन DAR को उठाकर उसमें भेज दिया, ठीक है। प्रोसीजर सब कुछ क्लियर है। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ते हैं कि तुम लोग कौन कौन से ट्रांसफर्स यूज किए। दो तरीके के ट्रांसफर्स हम लोग ने यहीं पे यूज कर लिए, देख लिए हैं। एंड उन दो तरीके के ऑपरेशंस को करने के लिए हम लोग ने एक तीसरे तरीके का भी यूज ही कर लिया ट्रांसफ़र। गौर से देखना, MAR की वैल्यू PC से एक से दूसरे में भेजी, PC से हमने किस में भेजी, MAR में। ये क्या है, रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र, ठीक है। अगला काम, DAR से वैल्यू उठाई, मेमोरी से भी वैल्यू उठाई और DAR में भेजी। मतलब कहाँ से वैल्यू उठाई थी, ये B की वैल्यू यहाँ से उठाई और यहाँ पे भेज दी, कहाँ गई, DAR में भेज दी। तो ये कैसा एक ऑपरेशन हुआ, ये हम लोगों का हुआ एक मेमोरी टू एड्रेस रजिस्टर, मतलब मेमोरी ट्रांसफ़र। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी ट्रांसफ़र, ठीक है। अगेन IR से DAR में भी ये रजिस्टर टू रजिस्टर वर्किंग है, तो उसको बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र। तुम अगेन मेमोरी को रेफर कर रहे हो, मेमोरी से ट्रांसफ़र यूज कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी ट्रांसफ़र, ठीक है। अगेन ये वाला पोर्शन है R1 से DAR, इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र, एंड इसको बोलते हैं मेमोरी ट्रांसफ़र, और ऐसे वहाँ आखिरी तक भी, ठीक है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि क्या आप किसी चीज़ को मतलब आधे पे ही, मतलब कोई इसमें से कोई एक काम मैं अगर ना करता, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता, ठीक है, और ये वाला पर्टिकुलर काम ना करता, मतलब IR से IR में भेजनी है, DAR की वैल्यू भेजनी है, ये तो मेरे को क्लियर है, लेकिन मैं ऊपर वाला ऑपरेशन ना करता तो क्या मेरा काम हो पाता, क्या मैं एक्चुअली में मेमोरी को रेफर कर पाता, नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो अलग अलग मैंने बताया वो अलग अलग नहीं होता है। जो मेमोरी ट्रांसफ़र होता है, रजिस्टर ट्रांसफ़र इतने में पूरा है, MAR की वैल्यू PC में ट्रांसफ़र कर दी, द ट्रांसफ़र ऑफ कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर एंड डैट टू वाइल कि आप में अगर आप PC की वैल्यू MAR में भेज रहे हो तो PC में PC की वैल्यू रह जाएगी, PC की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आगे वाले से फ़र्क पड़ा, PC में PC की वैल्यू, जैसे आप वेरिएबल्स में करते थे कि अगर A की वैल्यू B में स्टोर कर दी तो भी A में A की वैल्यू रह ही गई, वैसे यहाँ पे भी है। तो रजिस्टर ट्रांसफ़र खुद में एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट है, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि मेमोरी ट्रांसफ़र कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, मेमोरी जैसे कि मुझे B को स्टोर करना था, वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, 2 स्टेप्स में। सबसे पहले मैंने क्या किया, DAR में मैंने भेजा कि मेमोरी ऑफ MAR स्टोर करो, फिर मेरे पास जो वैल्यू आ गई जब वो DAR में गई तो मैंने उस वैल्यू को DAR से उठा के R1 में स्टोर करी, तब जाके मेरा ये जो एक ऑपरेशन था कि A की वैल्यू R1 तक पहुंचानी है या B की वैल्यू R1 तक पहुंचानी है, ये तब जाके हो पाया है। क्लियर है, बात समझ में आई कि जब हम लोग मेमोरी ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट दिस, एक सिंगल को आप मेमोरी ट्रांसफ़र नहीं बोलते हो। मेमोरी को जब रेफ़र कर रहे हो, ठीक है, आप मेमोरी रेफ़र कर रहे हो, लेकिन मेमोरी रेफ़र करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी, जो चीज़ आपने उससे पहले करी या उसके बाद करी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था उसको भी हम लोग बोलते हैं उसी चीज़ में। जैसे कि ये यहाँ से मुझे एड्रेस फर्च करके लाना था, तो मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये जो तीनों ही पोर्शन है, अगर मेरे से कहा कि मेमोरी ट्रांसफ़र में कितना लगा, ये पूरा पोर्शन ही मेमोरी ट्रांसफ़र में लग गया, ठीक है। चलो,
अब तक के लिए होप सो आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ गई। अब एक और चीज़, ये जो जितने बार मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसको इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दिया, उसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इधर ट्रांसफ़र कर दिया, कैसे? आपकी ये रजिस्टर वो मेमोरी वो सब तो अलग अलग चीज़ है ना। तो इन सब को जो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो कर रहा होता हूँ थ्रू बस। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली है हिडन तौर पे ही, मतलब पढ़ नहीं ली है, उसके बारे में हम लोग को नई चीज़ जानने को मिली है बस ट्रांसफ़र की। बस ट्रांसफ़र क्या होता है कि हम लोग बस के थ्रू कोई चीज़ कैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। क्लियर है? फिर ओके, तब हम लोगों का वो लेक्चर ख़त्म हो चुका है। यू नाउ हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, मतलब इन कंपैरिजन टू का आप चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाई करो। होप सो आपको इतना थोड़ा बहुत हो गया होगा कि हाँ, चीज़ों को एक इंट्यूटिव वे में किस तरीके से भी आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, जो टॉपिक्स शायद से आप किसी और तरीके से पढ़ सकते थे, पढ़ रहे होते, तो अब शायद से वो आपको टेक्निकल लग रहे होंगे। आई होप सो। अगर किसी को ना लग रहे हो तो देन दैट्स योर ओपिनियन। किसी को कॉम्प्लेक्स लग रहे हो तो भाई इसी को आप कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर जो होएगा, जो उसने कंप्यूटर बनाया होगा, उसने आराम से किसी से प्री कॉन्सेप्ट मांग मांग के नहीं, मतलब उसने कॉन्सेप्ट लिए होंगे जो उसके एरा में एग्जिस्ट करते हैं, उससे लिए होंगे। लेकिन ऐसे तो नहीं है उसको भी मिलाएगा कि पका पकाया मिलाओ, तो सोचना तो पड़ेगा। दैट्स अ हार्ड ट्रूथ। लेकिन कोई नहीं, आप यही सोचोगे सीखोगे तो ऐसे ही वर्क करेगा सीओए में या किसी भी और सब्जेक्ट में जितने भी आप आगे पढ़ने वाले हो, अगर आपको ट्रू नॉलेज चाहिए। वेल, वीडियोज़ में आप लोगों को दो दिक्कतें होगी इस वाले वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में। जो वीडियो आप उस दिक्कत को ये सोचो कि ये दिक्कत है, इसका किसी ने कोई देखा नहीं है, इसको शायद से ऑब्जर्व नहीं किया मैंने खुद, तो ऐसा नहीं है, मुझे वो दोनों दिक्कतें पता है। पहला कि वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी बीच बीच में बेकार है, कभी कभी बहुत बेकार है, तो अभी के लिए आप उसे थोड़ा बहुत बियर करो। बाकी आगे चल के वॉइस क्वालिटी का ऐसा है कि उनको अपग्रेड किया जाता है, मीन्स विद अ बेटर माइक अपग्रेड किया जाता है। ठीक। सेकंड थिंग आप लोगों को लगी होगी कि सर ने बहुत छोटे से जब आखिरी में वाइट बोर्ड पे लिख रहा है, या सर की राइटिंग कितनी गंदी है, वाइट बोर्ड में हम लोग कुछ कुछ कर दिया, then again it's just a technical thing, technical issue. It's not about it's not about architecture, it's about organization, कि हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन करते हुए कौन से प्रोडक्ट्स मिल पाए। सो उनको भी अपग्रेड किया जाता है विद अ बेटर ब्लैक बोर्ड, विद अ बेटर स्टिक, मतलब बेटर वो जिससे कि लिखा बेटर जा सके, जो हम लोग के बेटर स्टाइल ऐसा आते हैं उनसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसके सिवाय अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही हो तो अगर कोई दिक्कत ना लग रही हो, अगर आप लोग उतना वो समझ पा रहे हो कि हाँ बहुत सही, मतलब ऐसे ही अब हमें पढ़ना है और वैसी दिक्कत आप लोग ना फेस हो रही हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। बिफोर टेलिंग अबाउट कि कैसे जुड़ सकते हो कैसे नहीं जुड़ सकते हो, एक और बात जो आप लोगों को लगी होगी कि मैंने कहीं कहीं पे बीच बीच में, जहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें देनी चाहिए जो बाकी टीचर्स भी देते हैं, एंड और लिटरली उसमें होनी चाहिए थी, इट्स नॉट कि मैंने उन्हें मिस किया है, मैंने जस्ट उसको आज के डेमो वीडियो में रखा, क्योंकि अगर मैं डेमो वीडियो में रखता तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो वो दो चीज़ें थी, दो जगह पे वो चीज़ें थी। पहला कि रजिस्टर्स की अंडरस्टैंडिंग कराने के बाद रजिस्टर्स की प्रॉपर डेफिनेशन की वो क्या होते हैं क्या नहीं, मैंने ऊपर से आप लोगों को ऊपर से क्या मतलब एग्जैक्टली बता दिया, बस उसको वर्ड्स में लिख के नहीं दिया। तो आगे चल के या कभी भी मैं आपको वो वर्ड्स में लिख के दे दूँगा। एंड सेकंड थिंग, मैंने जो आपको इनपुट यूनिट्स बताई, सारी यूनिट्स बताई फंक्शनल यूनिट्स, देन उसकी भी एक प्रॉपर डेफिनेशन एंड उसमें भी एक दो जो छोटे मोटे पॉइंट्स थे जो वैसे तो मैंने क्या था कि कंप्यूटर साइंस आप पढ़ लो तो कोई भी चीज़ थ्योरेटिकल होती है, इट्स जस्ट कि कभी कभी लिखने की मतलब वर्ड्स देना बचा रह जाता है। तो मैंने हाँ इन दोनों जगह पे वर्ड्स नहीं दिया, तो डैट्स जब आप लोग मेरे साथ होगे तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपको ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्सली बल्कि आपको लिखने के लिए तैयार कर रहा हूँ, मतलब लिखने के लिए कि कभी कभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपने पास वर्ड्स नहीं होते, माइंड में है बहुत कुछ, वर्ड्स ही नहीं है तो कैसे करेगा। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको वर्ड्स भी दूंगा जिनसे कि आप उन्हें लिख सको आगे के लिए। बात आते हैं जुड़ने की। दिस वीडियो जो आपने अभी देखी, इट वाज नॉट कम्प्लीटली किसी भी एंगल से एक इंट्रोडक्टिव वीडियो नहीं थी। इंट्रोडक्टिव वीडियो मीन्स इन द सेंस कि मैं आपको यूनिट 1 ख़त्म कराना चाह रहा हूँ, मैं आपको यूनिट 1 पढ़ाना चाह रहा हूँ, या यूनिट 1 की मैंने वन शॉट टाइप की बनानी हो। इट वॉज जस्ट अ डेमो वीडियो। डेमो वीडियो फॉर व्हाट? फॉर
coaching class. That coaching class, I will say moreover not actually a coaching, it's just a missing feeling जो आप लोग अभी शुरू करते हैं। मानिए आप लोग एक ही फील मिस कर देते हो, उस फीलिंग, उस स्लॉट को, जो खाली स्लॉट है आप लोगों का जो फिल कर रहे हो, जो खाली रह जाता है उसको फिल करने के लिए आई एम टेकिंग दिस इनिशिएटिव कि मैं कोचिंग शुरू करूं। वैसे तो कोचिंग इनिशियली मैं खुद जिस कॉलेज में हूँ उसी कॉलेज के लिए है, AITH। बाकी इफ़ यू आर समवन जिस तक ये वीडियो पहुँच चुकी है या फिर कोई ऐसा है जिसको ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड ने रेफर करी है, तो यू कैन आल्सो ज्वाइन। कोचिंग का सीन क्या रहेगा, अगर और ज़्यादा बिल्कुल रियल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, कोचिंग अल्टरनेट डेज रहेगी। अल्टरनेट डेज जैसे कि आप कोई बर्डन ना रहे, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कोचिंग रहेगी, कि पहले मंडे को, फिर वेडनेसडे को, फिर फ्राइडे को, मात्र 3 दिन 1 घंटा कोचिंग रहेगी। ठीक, कोचिंग अगेन मीट पे रहेगी, कम्प्लीटली हाइब्रिड रहेगी। वी विल बी यूजिंग वैसे आई एम नॉट मतलब आपको एक वो नहीं देना चाह रहा मैं कि आपको पहले से स्पॉयलर्स दे दूँ। आप आना, आप इन्जॉय करना। तो देन आपको इन्जॉय करने के लिए आई विल गिव 1 वीक टू इन्जॉय थिंग्स, कि आप उसमें आओ और इन्जॉय करो। जैसे अभी आपने इन्जॉय किया कि पढ़ा कैसे लगता है, हम लोग फिर आगे चलकर और इन्जॉय करेंगे 2 वे इंटरेक्शन किसे कहते हैं। ठीक, फॉर लिमिटिंग थिंग्स मैंने बहुत लिमिट कर रखा है कि उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, उससे ज़्यादा पर बैच बच्चे मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एक 2 वे इंटरेक्शन मेंटेन करना है। मेरे एक उसमें बहुत ज़्यादा 40 to 50, मिनिमम 40 से कम भी होएगा, मैं आई डोंट केयर, मैक्सिमम 50 की लिमिट है कि 50 से बहुत ज़्यादा 50 to 53 होएगा, उससे ज़्यादा नहीं स्टूडेंट होएंगे। तो इफ़ यू आर समवन हु इज थिंकिंग कि अभी नहीं बाद में करेंगे, या फिर अभी अगर आपको कोई पर्सनल कोई अच्छा दोस्त है जो कहीं और भी पढ़ रहा है, तो फिर आप उसको अभी ही ये भेजो, क्योंकि इफ़ दोज 50 स्लॉट्स आर फुल देन ब्रो मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं आप लोगों को या किसी को भी एक वो दे दूं कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ 1-2 लोग बैठे वहाँ पे और 1-2 लोग बैठ जाओ। कि ऑनलाइन क्लासेस में जैसा होता है कि एक बार वीडियो रिकॉर्ड करो तो सबको भेजनी है, नहीं। हम लोग बहुत पर्टिकुलर रखेंगे 2 वे इंटरेक्शन मेंटेन रखने के लिए 50 बच्चा लिमिट है। एंड सेकेंड थिंग, अगर किसी को और भी होए कि नहीं हमें और पुश करना है, तो फिर और पुश करने के लिए देयर आर 2। अगर मेरे पास 40 बच्चे तक होते हैं तो 1 बैच, अगर मेरे पास 100 बच्चे तक या फिर 80 बच्चों से ज़्यादा हो रहे होते हैं तो मैं 2 बैचेस खोलूँगा। मतलब कम्प्लीटली कि आपको ज़्यादा वो नहीं सोचना है कि बाद में करेंगे, बाद में ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा चुकी होगी। तो आप लोगों को जो कुछ भी करना है अभी तुरंत फैसला करिए, आप अभी उस लेक्चर्स को देखो, आप उन्हें समझो। और क्लासेस 3 तारीख से शुरू होगी, 3 तारीख को मंडे से। देन हम लोग एक्चुअली में शुरू करेंगे पढ़ना ऑनलाइन लाइव क्लासेस में। क्लासेस अगेन अल्टरनेट रहेगी, अगर 2 बैच चलते हैं तो एक लोगों की एक दिन, दूसरे की दूसरे दिन। जैसे कि एक मंडे शुरू हो रहा है तो दूसरा ट्यूसडे शुरू होगा, दोनों आपस में भी क्लैश नहीं करेंगे। टाइमिंग एक एक्यूरेट टाइमिंग रखे है, जिससे कि दोनों कोई भी ऐसा जो लोग खेलने जाते हैं या कोई भी जो उनका कोई मतलब जो कॉलेज में बाद में रुकते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, उनकी भी एक्टिविटी हिंडन ना हो, इस वजह से कोचिंग की टाइमिंग 6:30 से 7:30 रखते हैं। ठीक है, बाकी और अगर किसी को कोई डिटेल्स पूछनी हो या कुछ करना हो और भी आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम, जो कि मैं नीचे कमेंट्स में भी दे दूंगा, और बाकी ऐसे मुँह से भी बता सकते दिव्याना 2-in-1, इस पर आप आना, मैसेज करना मेरे से, इससे और डिटेल्स मांग सकते हो। एक और चीज़ मेरे को कुछ मतलब फॉर द सेक ऑफ कि तुम खुद उसके लिए वो मैंडेटरी हो, मतलब तुम खुद उस कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ऐसे ना लो कि कोचिंग अरे ज्वाइन कर ली तो ज्वाइन कर ली, कोई बात नहीं, एक नाम ही तो लिखा हुआ है। कोचिंग की फ़ीस हम लोग एक मिनिमल भी रखेगा और इतनी भी रखेंगे कि आप लोग उस कोचिंग को तुरंत मतलब उसकी वैल्यू करो। तो कोचिंग की फ़ीस रहने वाली है 200 पर पर्सन। ठीक है, 200 पर पर्सन पर मंथ। एंड आपकी कोचिंग 3 मंथ की मैंने जो अभी प्लान कर रखा है, अगर उसके बाद हल्का से भी वैसे प्लान कोई मिसमैच नहीं करेगा, डोंट वरी, मैंने पूरा प्लान कर रखा है। आपको 1 महीने में 12 क्लासेस लगेंगी, तो 3 महीने में आपके पास 36 क्लास होगी। एक क्लास हम लोग इधर डे से डिले से शुरू करेंगे तो 35 क्लासेस पर यूनिट, ऊपर से आपको 7 क्लासेस मिलेगी, 7 क्लासेस पर यूनिट। इट्स नॉट सम आइडल थिंग, ऑब्वियसली बाद वाली जो यूनिट्स होगी उनमें कम टाइम लगता है। हम लोग जिस भी चीज़ में जितनी भी लगेगी उतना टाइम देते हुए पूरा एंजॉय करते हुए पढ़ाएंगे।
कि आपको हर एक चीज़ की बिल्कुल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रही, पूरा आपको समझ में आ रहा हो कि कोई चीज़ शुरू कैसे हुई, पहले किसी ने कैसे सोची होगी, उसके पीछे की जितनी नॉलेज हम लोग निकाल सकते उतनी नॉलेज निकाल के बीटेक लेवल के अंदर लिमिट रखते हुए, ठीक है। एंड दोज 35 आवर्स इफ़ यू सी, तो आप लोग काफ़ी जगह पे 35 आवर्स इन, और आप अल्टरनेटिव एक क्लास ले रहे हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो बाकी आप लोगों का ये डिसीजन, ये आपका है। आप 3 तारीख तक चीज़ों को अपना पूरे दिमाग में फाइनलाइज कर लो। 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, 3, 5, 7 हफ्ते में 3 दिन ऐसी क्लासेस होंगी, मतलब 3 से 5 और अगर मेरे को डबल बैचेस लगाने पड़े तो मतलब, लेकिन 3 से 7, 3 से 8 ही हम लोग की डेमो लेक्चर्स चलेगी, जिसके बाद आपको फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है कि नहीं ज्वाइन करनी है, ठीक। तो उन सब की डिटेल्स भी आप मेरे आईडी पे ही ऑनलाइन कर लेना, दीवाना 2 in 1 पे। देन एक और चीज़ कि जब कोचिंग शुरू हो रही होगी तो उस कोचिंग में शुरू होते मान वो जो मैंने अभी बताया ट्रायल वीक 3 उसका मतलब 1 हफ्ते का, उस ट्रायल वीक को भी आप 2 तरीके से अटेंड कर सकते हो। पहला कि मैं वीडियोस ट्राई करूँगा कि यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, बाद में जो हम लोगों ने हमारे जो बच्चे ज्वाइन हुए उन लोगों की जो बातचीत हुई, तो आप बाद में बैठ के उस वीडियो को देख सकते हो, या तो आप क्लास का एक हिस्सा बन सकते हो। क्लास का हिस्सा बनने के लिए 30 रुपीज़ हम लोग चार्ज करें, 30 रुपीज़ पहले वीक का, ठीक है। बाद में जब आप सोच लेते हो कि हमें पूरा ज्वाइन करना है तो आपसे वो कट जाएंगे, आपको 170 देने पड़ेंगे। तो इतना क्लियर है, ठीक। चलो अभी बाकी आज के लिए इतना ही। आप लोग आइए क्लास में ज्वाइन करिएगा। एंड अगेन सेइंग, बीटेक एक एंजॉय करने की चीज़ है। अगर मैंने पहले भी वो सब बातें कही हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा कि आपको चीज़ें एंजॉय करनी है, चीज़ें आपको ऐसे नहीं लेनी है कि बस चल रही है, आखिरी बार टेस्ट में पढ़ लेंगे, टेस्ट में पढ़ के पास हो ही जाते हैं। एंड बाकी आप में से किसी को मतलब कंपेयर थिंग्स, आई विल सीरियसली सेइंग, कंपेयर करो। अगर नहीं भी कंपेयर कर रहे हो तो सीधे देखो कि मेरा जो पढ़ाने का वे है वो कैसा है, आपको कहीं और से पढ़ना है तो ओके वेल। अपना जो कोई भी लोग कांटेक्ट करने की सोच रहे हो तो मेरे को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करके बताओ। 1 तारीख के अंदर अंदर, 3 तारीख के अंदर अंदर कांटेक्ट कर लेना, मतलब मुझे कांटेक्ट करके मेरे से बात करो, जिससे कि मेरे को कुछ चीज़ें फाइनलाइज कर सकूँ। फाइनलाइज इन द सेंस कि देखो आप लोग ज्वाइन करो चाहे ना करो, वो कोचिंग मेरे को इनिशिएट करने मैं इनिशिएट करूँगा ही, लेकिन आप लोगों की जितनी क्यूरियोसिटी कि आप लोग जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे होगे उस हिसाब से मैं चीज़ों को अल्टरनेट कर सकता हूँ। मतलब मेरी लाइफ में और भी जो रूटीन्स है और भी जो चीज़ें हैं, मुझे आप लोगों को कितना टाइम देना है, वो सब चीज़ें अल्टरनेट हो सकती हैं, ठीक है। चलो बाय आज के लिए। बाकी आप लोग इनरोल करने की आप मेरे को मैसेज कर